हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। क्या हालचाल आप सभी के। 2 दिन तक भाई हम लोग मिले नहीं है। 2 दिन तक हमारी कोई क्लास नहीं। वैसे तो एक दिन तो छुट्टी होनी थी, लेकिन कल इवेंट की वजह से छुट्टी रखनी पड़ी। हालांकि मेरे पास में ऑप्शन था कि मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करा दूं, लेकिन मेरा दिल नहीं हुआ कि यार आपको रिकॉर्डेड क्लास में क्यों प्रोवाइड कराऊं। सही मोमेंटम बना हुआ है, तो जब मैं नई क्लास में आता बीच में एक रिकॉर्डेड डाल देता तो ना तो आपको पढ़ने में मजा आता ना मुझे पढ़ाने में मजा आता। इस वजह से वी हैव ट्राइड कि यार लाइव ही करेंगे, थोड़ा बाद में एक्स्ट्रा टाइम लेके हम कवर कर लेंगे चाहे उन चीजों को, पर पढ़ेंगे हम लाइव ही। तो भाई लोग कैसे हो, एक बार जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। और पूरी पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा है वो सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है, मैं उसी से आगे कंटिन्यू करूंगा। तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर दर्शन दे दीजिए। अरे भैया दर्शन, हाँ बता तो दिए, सामने ही तो हूं। चलिए, तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर भैया आप लोगों का गजब का रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए। लाल गुलाबी हरे नीले पीले दिल जो है वो बन जाने चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार कमेंट सेक्शन में खुद के लिए सुपर एनर्जी, टाइम को बिना वेस्ट किए हम बढ़िया तरीके से क्लास में चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ओके। वॉट्स 4 लेक्चर ऑफ योर्स लर्निंग आरसीसी हैव नेवर बीन सो इजी। थैंक यू सो मच। कॉन्सेप्ट उसे पता नहीं, परसों कोर्स ज्वाइन किया हूं, आपके रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा हूं, बहुत अच्छा समझ आ रहा है। वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया। ओके चलिए, वेरी नाइस भाई, रिस्पॉन्स आप लोगों का जबरदस्त रहेगा। हेलो सर, हाउ आर यू, आई एम वेरी गुड बेटा, एंड होप सो कि आप भी बहुत बढ़िया हो और आप आरसीसी यहां से सीख के ही निकलोगे, टेंशन ही मत लो। जैसा मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि देखो आरसीसी ना शुरू में ऐसा लगता है कि आरसीसी शुरू में ऐसा लगता है बेटा, टेस्ट ना इस बार थोड़ा जल्दी हो गया मुझे लगता है। टेस्ट को दोबारा अटेम्प्ट करना, जब आप उतना सीख जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। टेस्ट थोड़ा सा जल्दी हमने कर दिया होगा संडे की वजह से, पर अगर टेस्ट में अभी मार्क्स नहीं भी आए हैं ना तो भी आप चीजें समझ लेना। ओके चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो भैया देखो, लास्ट वाली क्लास में कहा था अब शांत हो जाएंगे और क्लास में सीखेंगे, जबरदस्त तरीके का रिस्पॉन्स सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा, खुद बोलोगे सर वाह। एकदम चिल मोड पे सीखेंगे आगे वाले टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखेंगे समझने की कोशिश करें। हाँ बेटा कोई बात नहीं, वापस से अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, वापस से अटेम्प्ट कर लेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। टेस्ट के बारे में अभी मैं बात नहीं करूं, अगले वाले टेस्ट में जरूर हम डिस्कस करेंगे। अभी वाले टेस्ट के लिए हम छोड़ देते, थोड़ा हम स्लो चल रहे थे ना इसलिए ऐसा हुआ। हाँ सर 18 कुछ आए हैं, कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट वाले टेस्ट में हम लोग इसको काफी बढ़िया से लेकर के चलेंगे। मार्क्स के बारे में अभी चिंता नहीं करनी, आपको इस तो समझ में आ गया होगा, जितना पढ़ाया उसमें सब हो जाएगा। जो बाकी चीजें आएंगी उनके लिए थोड़ा धैर्य रखना है, कई बार टेस्ट जल्दी हो जाता है, उतना कवर नहीं कर पाते हैं। ओके चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब शांत रहिएगा ताकि क्लास को मोमेंटम को बनाया जा सके। सर सिंगली रेनफोर्समेंट बीम का मतलब है ऐसी बीम जिसमें न्यूट्रल एक्सिस के सिर्फ एक साइड में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं और एक साइड होती है टेंशन वाली साइड। इन द केस ऑफ द कैंटिलीवर बीम न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि इसमें टेंशन वाला पार्ट ऊपर होता है। इसमें एसएस बीम में न्यूट्रल एक्सिस के नीचे प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि इस जगह पर टेंशन वाला पार्ट न्यूट्रल एक्सिस के नीचे होता है। देन इसके बाद आपको बताया 2 पार्ट हम लोग सीखते हैं, एक आपका एनालिसिस होती है और एक आपकी डिजाइनिंग। बच्चे बहुत डरते हैं एनालिसिस और डिजाइनिंग से, बट व्हेन पार्ट अक्सर इज देयर, नो फियर, आप सीखेंगे कि आज एनालिसिस और डिजाइनिंग में कुछ भी नहीं है सर जो हमको नहीं आता है। चलिए अब से सीखने की कोशिश करते हैं। एनालिसिस का सिंपल मतलब है सर एमआर फाइंड आउट करना। व्हाट इज द एमआर, हमने आपको बताया था कि बीम के अंदर आपने कितनी ग्रेड की स्टील, कितनी ग्रेड की कंक्रीट ये आपने प्रोवाइड कराई, जिसके आधे कितना एरिया ऑफ द स्टील आपने प्रोवाइड कराया, यानी कि कितना mm स्क्वायर का एरिया स्टील का आपने प्रोवाइड कराया। इसके आधार पर बीम के अंदर एक मूवमेंट को सहन करने की क्षमता डेवलप होती है, उसी को मूवमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी कहते हैं। और ये बीम पर आने वाले लोड की वजह से जो बेंडिंग मूवमेंट आएगा उसको रजिस्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। डिजाइनिंग, अब डिजाइनिंग का मतलब होता है कि भैया इसमें तो सब कुछ निकालना है, मेनली इसमें एरिया ऑफ द स्टील और आपको क्रॉस सेक्शन डायमेंशन निकालनी होती है। मैंने ये बात क्लियर कर दी थी, सिंगली रेनफोर्समेंट बीम के अंदर ही ऐसी नौबत आएगी कि इसमें एरिया ऑफ द स्टील के अलावा कभी कभी डायमेंशन भी समटाइम्स निकालनी पड़ेंगी, बट डबली रेनफोर्समेंट बीम के अंदर आपको डायमेंशन निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको आपको सीख लेना है। चलिए अब इसमें समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं। ओके चलिए, सर कॉलेज में सर ने 28 mm का बार भी बताया है, तो क्वेश्चन में यूज भी किया है बेटा। कई बार ना वो डिमांड पे बन जाता होगा, लेकिन मैंने तो सुना नहीं है, पर आप सीरियस मत लेना, 28 वाले को हमने नहीं सुना है। ठीक है, आपके सर ने थोड़ा एडवांस लेवल पे जाके ले लिया होगा, उसको मत लेना। चलिए आइए अब इस पे आते हैं बेटा।
हम लोग स्टार्ट करते हैं एनालिसिस के बारे में। अब एनालिसिस के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया था सर? सबसे पहले हमने इस वाले डायग्राम का ना पूरा पोस्टमार्टम कर दिया था। आज होमवर्क भी दूंगा, ध्यान रखना, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया कि सर देखो ये आपकी एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस है XU। अब इस एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस के आधार पर हमने दो चीजें निकाली कि भाई कहां तक, तो 0 से लेकर के ये प्रूफ स्ट्रेन बना हुआ है, तो ये 4/7 XU तक, और ऊपर वाली जो लाइन है आपके पास ये किसकी है? दैट इज ऑफ द 3/7 XU। फिर उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन करना सिखाया। क्या क्या एक्सप्लेन किया देख लेते हैं एक बार। फिर इसके बाद हमने फोर्सेस की बात करी, तो टेंसाइल फोर्स क्या होता है? 0.87 FY इंटू AST। टेंस कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है? ओवरऑल कंप्रेसिव फोर्स की बात करूंगा। ये कंप्रेसिव फोर्स आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर से कितनी डिस्टेंस पर लगता है? 0.42 XU पर लगता है सर। इसमें एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है? C बराबर T करके 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FC/B होती है। बहुत बढ़िया सर। यहां पे जितना स्टील डालोगे उतना ही एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस बढ़ जाएगी। लीवर आर्म क्या होता है? कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस को हम लीवर आर्म कहते हैं। D-0.42 XU। सिंगली रेनफोर्समेंट में एक लीवर आर्म होता है, डबल में दो लीवर आर्म होंगे। उसके बाद क्रिटिकल या एक्चुअल डेप्थ ऑफ क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस या लिमिटिंग या बैलेंस डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस जब निकालते हैं तो सिंपल एक चीज याद रखनी है, XU लिमिटिंग बराबर KD। K होता है दिस इज द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कोएफिशिएंट। K की वैल्यू है 700/1100 प्लस 0.87 टाइम्स ऑफ FY, ठीक है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? इंपॉर्टेंट नोट में बताया कि ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर सर ये डिपेंड करती है। स्टार पॉइंट है ये आपका। फिर इसके बाद एग्जांपल के तौर पे बताया भी कि FE 250 के लिए K की वैल्यू निकालोगे, इस फॉर्मूले में पुट करके FI की जगह 250 पुट करोगे 0.53 आ जाएगा। इसी तरीके से 250 की जगह 415 पुट करोगे 0.48 आ जाएगा। अगर FE 500 FY की जगह 500 पुट करोगे तो 0.46 आ जाएगा। ये आपको मैंने बता दिया। जैसे जैसे ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ती जा रही है K की वैल्यू घटती हुई जा रही है। और ये वैल्यू सिंगली, डबली, रिफ्लेंज बीम, हर टाइप के बीम के लिए ये वैल्यू सेम ही चलेंगी, इनमें कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा सर। ओके, अब इसके बाद हम लोग इस टॉपिक पे आ गए थे। हमारे टॉपिक का नाम था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था, और ये रिवीजन करा रहा हूं बेटा, अभी तो स्लो चलूंगा लेकिन पहले रिवीजन है। हमने ये बताया था कि देखो बीम के अंदर, बीम के ऊपर जब लोड आते हैं, दो चीजें हैं। एक तो बीम के ऊपर जो लोड आ रहा है उसके कारण से बीम आपका ऐसे बेंड हो रहा है, और जब बीम आपका ऐसे बेंड हो रहा है तो यानी कि उसमें बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है। अब जो बेंडिंग मूवमेंट आएगा वो बीम को तोड़ने का काम करेगा, मैंने बताया था तोड़ने वाली ताकत। और बीम के पास खुद के पास एक ताकत है जो बीम को बेंड होने से बचाएगी, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ द बीम। तो उसी को हम लोग अब यहां पे फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो यहां पे डेफिनेशन भी लिख दी थी कि भाई ये बीम की वो कैपेसिटी है। आप हिंदी मीडियम वाले ना मेरी बात को सुन के, हिंदी मीडियम वाले सोचते होंगे अरे सर हमको तो लेके हिंदी में लिखो। बेटा इट इज नॉट पॉसिबल कि पूरा हिंदी में लिखूं, पूरा इंग्लिश में लिखूं, बट जो मैं बोलता हूं वो तो इंग्लिश ही बोलता हूं ना, तो उसको लिखा करो साथ के साथ। मैंने एक्सप्लेन भी किया कि ये बीम की वो कैपेसिटी है जो कि इस बीम के ऊपर लगने वाले एक्सटर्नल लोड की वजह से जो बेंडिंग मूवमेंट आएगा उसको रजिस्ट करेगी, उसको ब्रोकेगी। उसे हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो एक बेसिक चीज बता देता हूं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से लिखना चालू करेंगे हम लोग। देखिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं सर, और हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट पता है क्या कहता है? बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है सर मूवमेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया बताओ मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर मूवमेंट का फॉर्मूला हमने आज तक यही सुना है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सुना है क्या? सुना है सर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर हमने बेंडिंग मूवमेंट का फॉर्मूला सुना है, बिल्कुल सही सुना है आपने, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसी के आधार पर हमारा जो एम आर का फॉर्मूला होगा, एम आर मतलब है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का सर जो फॉर्मूला होगा ये आपके पास में होगा, दैट इज द फोर्स इंटू लीवर आर्म। फोर्स इंटू लीवर आर्म। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं, थोड़ा सा आपको कंपैरिजन कर दूंगा ना तो इजी, थोड़ी चीजें थोड़ी और आसान हो जाएंगी। देखिए शुरुआत में जब हमने आपसे डिस्कशन किया था तो मूवमेंट के बारे में बता दिया था, लेकिन अब मूवमेंट को बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई बीम है आपके पास, आपने देखा भी होगा इस चीज को। मान लो ये आपके पास कोई लोड है W इक्वल टू 10 किलोन्यूटन का, है ना, पॉइंट लोड है तो किलोमीटर में दिखाऊंगा, और ये वाला आपके पास एक स्पेस है दैट इज 4 मीटर का। अब मैं आपसे कहता हूं कि भैया इस जगह पे बताइए पॉइंट ए पर, ये कोई पॉइंट ए है, इस पे मूवमेंट बताइए, मूवमेंट एट पॉइंट ए, ठीक है, एम ए बोल दूं डायरेक्ट, कितना होगा? तो आप क्या करेंगे सर, मूवमेंट आपने बताया अभी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये तो फोर्स है और इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर एंड से डिस्टेंस कितनी है सर, 4 मीटर है। तो वैल्यू कितनी बनी, दैट इज 10 इंटू 4। अब देखो 10 की वैल्यू कितनी है, ये तो किलोमीटर में है और 4 है मीटर में, तो आंसर कितना है 40 किलोमीटर इंटू मीटर। करेक्ट बात है, आप कहेंगे सही बात है सर।
सेम ऐसे ही हम अगर इसको बोलें कि जैसे मैंने कल आप लोगों को, ये रफ है बेटा, इसको लिखना नहीं है, जैसे कल हमने बताया कि मतलब लास्ट क्लास में न्यूट्रल एक्सिस है और ये सर आपका स्ट्रेस का डायग्राम है, कंप्रेशन साइड में, टेंशन साइड में स्ट्रेस का डायग्राम है। आपने देखा होगा इस जगह पर एक कंप्रेसिव फोर्स था सी, दैट वाज 0.36 इंटू एफ सी के इंटू बी डॉट एक्स यू, ठीक है। और उसके बाद में ये था 0.87 टाइम्स ऑफ एफ वाई इंटू ए एस टी। यहां पे टेंसाइल फोर्स की वैल्यू ये थी, यहां पे कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू थी। ये कह रहा है भाई लीवर आर्म क्या होता है, एक तरीके से ये फोर्स है और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगी ना बेटा। तो ये फोर्स था और इस वाली डिस्टेंस को हमने लीवर आर्म बोला था, तो कायदे से लीवर आर्म ये नहीं बेटा, ये लीवर आर्म। तो बेटा ये फॉर्मूला इससे रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, फोर्स टेंसाइल फोर्स इनटू इस जगह से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री पे कितनी है बेटा, लीवर आर्म ये रही। सेम ऐसे ये वाला फोर्स और इसकी 90 डिग्री पे डिस्टेंस ये वाली सेम लीवर आर्म, ये हो गया। तो अब इस आधार पर आप लोग क्या करते हैं, यहां पे फाइंड आउट करते हैं द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को, ठीक है। चलिए अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बेटा दो साइड से निकाली जाती है। मेरा आप लोगों से बहुत ही ज्यादा विनम्र, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब आप इस चीज को समझने की कोशिश करें तो याद रखिएगा ये वाला पार्ट जो मैं ये वाला स्क्रीन समझा रहा हूं, दैट इज वेरी 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 टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिजाइनिंग ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट बीम। अगर आपने एनालिसिस सीखा तो आपको डिजाइनिंग मच्छर जैसा लगेगा, अगर आपने नहीं सीखा तो ना तो ये पल्ले पड़ेगा ना वो पल्ले, वो तो भूल ही जाओ डिजाइनिंग तो, अगर एनालिसिस नहीं सीखी तो। क्यों सर, वो आपको अभी पता चलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि बात देखो, कंप्रेशन साइड से अगर मुझे फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को, तो इसे बेटा हम लोग बोलते हैं एम आर फ्रॉम द कंप्रेशन साइड, एंड दैट द फॉर्मूला इज कंप्रेसिव फोर्स, या क्या होगा इस जगह पे, कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। करेक्ट बात है, इनटू लीवर आर्म। और मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी थी कि भाई ये जो आपका लीवर आर्म होता है सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में एक ही होता है। कंप्रेसिव फोर्स कितना था, रिजल्टेंट की बात करेंगे 0.36 एफसी के बी डॉट एक्स यू ब्रैकेट क्लोज, लीवर आर्म होगा आपके पास में कितना, इनटू डी माइनस 0.42 टाइम्स ऑफ एक्स यू होगा बेटा वैल्यू 0.42 टाइम्स ऑफ एक्स यू। यस सर। दूसरा पॉइंट आता है आपके पास में टेंशन साइड। जब हम टेंशन साइड की बात करेंगे तो टेंशन साइड में प्यारे बच्चे ये आपके पास फॉर्मूला होगा एम आर टेंशन साइड इज इक्वल्स टू टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। करेक्ट बात है, टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। अब लीवर आर्म तो फिक्स है, एक ही होता है सिंगल ई के अंदर, वही सेम होगा। टेंसाइल फोर्स कितना होगा, टेंसाइल फोर्स कितना था 0.87 टाइम्स ऑफ एफ वाई इंटू ए एस टी ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट क्लोज डी माइनस 0.42 टाइम्स ऑफ एक्स यू। ये क्या कहलाएगा, एम आर फ्रॉम द टेंशन साइड। हो गया सर। दो फॉर्मूले यहां से हमें मिले, पहला फॉर्मूला आपके पास में ये रहा और दूसरा फॉर्मूला आपके पास में ये रहा। मैंने कोई रटवाया नहीं है, अगर आपको वो डायग्राम याद है तो सब कुछ याद हो गया। चलिए सर, दिल बनाने का समय आ गया। एक इस पे बनेगा कॉमन फॉर्मूला, कंप्रेशन साइड का एमआर, टेंशन साइड का एमआर। वेरी नाइस सर, बहुत ही बढ़िया, मजा ही आ गया सुन के इसको, ठीक है। चलिए सब यहां तक की बात क्लियर हो गई। ओके, अब हमारे पास प्रेजेंटर और मिल जाए, प्रेजेंटर देना है ब्रो, अरे वाह यार, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। सर प्लीज स्लो बोल रहा है एक बच्चा। बेटा मेरा एनर्जी थोड़ी हाई है, मैं स्पीड तो एकदम स्लो ही चल रहा है। और वैसे भी बाबू सुनो मेरी बात को ध्यान से, कल की क्लास में इन द लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस टॉपिक, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द एक्चुअल कॉन्सेप्ट बिहाइंड वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर। तो मैं इसमें कितना स्लो चल सकता हूं बेटा, एक बार कोई चीज समझ में आ गई, मुझको एक बात बताओ बाबू, तुमको समझ में आ गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या, आई हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर विद द एग्जांपल। मैंने यहां पे एक बताया था, तोड़ने वाली स्ट्रेंथ, बचाने वाली स्ट्रेंथ, सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया। मूवमेंट होता है फोर्स इंटू लीवर आर्म, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी इसका एग्जांपल भी दिखाया था 10 इंटू 4 वाला, इजी था, समझ में आया। फिर इसी के बेसिस पर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसी के बेसिस पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसको, हम लोग बात कर रहे हैं सर एमआर की। एमआर भी तो मूवमेंट ही है भैया, जैसे मूवमेंट सिंपल होता है, एमआर मतलब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है तो मूवमेंट ही, तो फॉर्मूला बता दिया। अब क्या है, कंप्रेशन साइड से निकालना है, फोर्स इंटू लीवर आर्म हो गया। कंप्रेशन साइड का फोर्स ये रहा, लीवर आर्म तुमको पता है, टेंशन साइड का फोर्स ये रहा, लीवर आर्म तुमको पता है क्या इसमें स्लो फास्ट में, बहुत आसान है बेटा, स्लो ही बता रहा हूं, फास्ट नहीं। और मैंने क्या बोला था, मेरी स्पीड को अब तो पकड़ना सीख लो। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें सीखिए, अब देखो, अब तुम कहोगे सर आपने तो कहा था
एक पन्ने में समझा दोगे एनालिसिस को? बिल्कुल समझा दूंगा बेटा। हेडिंग डालेंगे, बीचों बीच में डाल दीजिए एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट बीम। बोलो सर अब तक क्या कर रहे थे? अब तक हम बेटा डायरेक्ट नहीं सीख रहे थे, चीजों को समझ रहे थे। एनालिसिस ऑफ, एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। अब यहां से क्या होगा? पहली बात तो आपका रिवीजन भी होगा, और दूसरी चीज कि आपको यह समझ में आएगा कि एक्चुअली में एनालिसिस करना कितना इजी है। चलिए शुरुआत करते हैं, अब इसको स्टेप टू स्टेप समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपके पास क्या क्या गिवन होगा, यह आपको पता होना चाहिए, और क्या आपको कैलकुलेट करना होगा, फिर स्टेप टू स्टेप इसका कैलकुलेशन। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं इसको। अरे यार ये सब मत करो मेरी क्लास में, एक मिनट रुकना। लिखने को टाइम नहीं मिल रहा है, कौन बोल रहा है ये? एक मिनट रुको जरा। लिखने को टाइम नहीं मिल रहा, कैसे पॉसिबल है यार ऐसा? तुम सोच भाई क्या लिखा है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन लिखी है, इनमें भी इतनी सिंपल बातें कह रहे हो, लिखने का टाइम नहीं है। बेटा यहां पे वो चल रहा होता है टाइम लाइन, आप पीछे वाली स्लाइड को देख सकते हो, उस पर देख के लिखिए। क्लास को यार बड़ा डिस्टर्ब करते हैं आप लोग, अलग अलग तरीके से डिस्टर्ब करना आप लोगों ने सीख लिया है। कोई भी तरीका निकाल लाते हो, डिस्टर्ब करना है कैसे भी करके, मत करिए वो सब। पता नहीं, हमको तो पल्ले नहीं पड़ रहा भैया तुम्हारा सिस्टम। ऐसा लग रहा पहली बार पढ़ा रहे हैं जिंदगी में, हमने इससे पहले का पढ़ाया नहीं कोई बैच, ना किसी बच्चे को पढ़ाया हमने आज तक। हम तो पहली बार देख रहे हैं, जेई का बैच हमने तो ना पढ़ाया भैया, ऐसा बैच कभी हमसे ना हो पाएगा। चलो गिवन देखते हैं। सबसे पहले सर बहुत आसानी से बता रहा हूं, देखो कितने सारे पेज में हमने एनालिसिस लिखना कहां से शुरू किया था, यहां से लिखा था 1 पेज, 2 पेज, 3, देन 4, देन 5, देन 6, उसके बाद में 6 के बाद में ये वाला डायग्राम। हमने 7 पेज इस्तेमाल किए एनालिसिस सीखने के लिए। अब आपको पूरी सारी की सारी चीजें एक ही स्लाइड में समझ में आ जाएंगी। सबसे पहला गिवन डेटा तक समझ में आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है सर? क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन आप लोगों को गिवन होती है, जो मैंने शुरू में भी कहा था। यस सर, आपके पास में क्रॉस सेक्शन डायमेंशन है कि बी और डी आपको गिवन होता है। दूसरा पॉइंट है आपके पास में सर ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील, एरिया ऑफ द स्टील यानी कि एएसटी एरिया ऑफ द स्टील, ये भी आप लोगों को गिवन होता है। साथ के साथ आपको मेथड, मतलब कौन से मेथड से इसको करना है, एलएसएम मेथड से कर रहे हो, डब्ल्यूएसएम से, ये भी दिया होता है। हम लोग अभी एलएसएम की बात कर रहे हैं, तो मेथड यानी कि एलएसएम मेथड की बात करें तो एलएसएम मेथड से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये आ गया। दूसरा जो पॉइंट हमारे पास में आता है बेटा, वो होता है हमारा उद्देश्य। हमारा एम क्या है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। तो एम क्या होगा इसमें? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना। किसको निकालना सर? हम लोग यहां मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है, जैसे हम लोग शॉर्ट में एमआर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं इसका एनालिसिस। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 की बात करेंगे, तो स्टेप नंबर 1 आपके पास आता है, इसको बोलते हैं हम लोग दैट इज द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, नाम क्या है? क्रिटिकल बोल दो या बैलेंस डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस बोल दो। ठीक है, क्रिटिकल या बैलेंस्ड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब ये तो हम आपको सिखा चुके हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत आनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए सर। तो न्यूट्रल एक्सिस यानी कि एक्सयू लिमिटिंग हम लोग यहां पे निकालना आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, एक्सयू लिमिटिंग। तो जब आप एक्सयू लिमिटिंग की बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट हम लोग निकालेंगे एक्सयू लिमिटिंग को। सर कोई नई चीज नहीं है सर, आप पहले ही सिखा चुके हैं, तो बड़े ही सिंपलेस्ट वे में हम इसको लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहली बात सर, एक्सयू लिमिटिंग बराबर होता है केडी के, दिस इज के इंटू डी, जहां पर आप लिखेंगे वेयर के इज 700/1100 प्लस 0.87 टाइम्स ऑफ एफ वाई। ये आपके पास में के की वैल्यू बन गई। साथ में लिखेंगे कि के डिपेंड ऑन, के किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ स्टील। ये आपका ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर ही डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर हमने ये भी बताया था कि इसमें एक टेबल हमें बनानी होगी, और उस टेबल की वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे इसी जगह पे लिख देंगे। क्या वैल्यूज होती हैं सर टेबल के बारे में और बता दीजिए एक बार। ओके, देखिए
एक तरफ हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील, इस तरफ ग्रेड ऑफ स्टील की बात चलेगी, यहां पे लिखेंगे ग्रेड ऑफ स्टील, और एक तरफ लिखा जाएगा द वैल्यू ऑफ द के। ठीक है, तो Fe 250 के लिए, Fe 415 के लिए और Fe 500 के लिए कितनी कितनी वैल्यू है? 0.53, 0.48 एंड 0.46। यू हैव टू कीप लर्निंग दीज वैल्यूज, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा प्यारे बच्चे, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं छोटे छोटे, वो आपको बता दिया जाएगा कैसे। नेक्स्ट पॉइंट सब बताया जाएगा, कैसे आएंगे न्यूमेरिकल, क्यों आएंगे, कैसे पूछा जाएगा, कैसे आंसर देना है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन द क्लास। स्टेप नंबर 2, इसको बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सर आपने हमें ये भी बता दिया है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बता दिया है बेटा। कैसे बताया सर? हमने आपको सिखाया था कि अगर हमें एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस यानी कि एक्स यू निकालना है, सो वी हैव टू इक्वेट द वैल्यू ऑफ सी इक्वल्स टू टी, कंप्रेशन साइड के फोर्स को टेंशन साइड के फोर्स के बराबर कर दो। तो 0.36 इंटू एफ सी के इंटू बी डॉट एक्स यू इज इक्वल्स टू 0.87 टाइम्स ऑफ एफ वाई इंटू ए एस टी इंटू AST इंटू 0.87 FY इंटू AST, ये आपकी वैल्यू है। देखो एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर आप लोग इसको सच में सीखना चाहते हैं आरसीसी को, आपको बहुत अटेंटिव, बहुत ही एक्यूरेट वे में जाना होगा। जैसे अगर आपने सारी चीजें समझी हो ना, तो मैं जो भी वैल्यू अब आपको लिख रहा हूं, यूज कर रहा हूं, वो सब कुछ मैं इस डायग्राम से यूज कर रहा हूं, इस वाले डायग्राम से, और कुछ नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम का इस्तेमाल कर रहा हूं बार बार, ताकि मुझे सारी चीजें याद रहें। ठीक है, अगर आपको याद है तो इसमें कुछ ही टेंशन नहीं आएगी। यहां से सर हमारे पास में एक्स यू की वैल्यू निकाली जा सकती है कि बिल्कुल निकाली जा सकती है। क्या आएगी सर? 0.87 टाइम्स ऑफ एफ वाई इंटू ए एस टी अपॉन 0.36 इंटू एफ सी के इंटू बी, ये हो गया। ठीक है, इसको हम लोग एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। ये रहा आपके पास में फॉर्मूला बन गया। चलिए स्टेप नंबर 3 पे आ जाते हैं। ये एक नई चीज है आप लोगों के लिए, स्टेप नंबर 3, जिसके बारे में क्लास में आगे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टेप नंबर 3 में आपके पास आता है, दिस इज द कंपेयर एक्स यू एंड एक्स यू लिमिटिंग। कंपेयर करते हैं हम लोग एक्स यू को एंड एक्स यू लिमिटिंग को, या एक्स यू बैलेंस भी बोल सकते हैं इसको, एक्स यू मैक्स, एक्स यू बैलेंस, एक्स यू लिमिटिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। तीसरा हमारे पास जो स्टेप आया, ये स्टेप आया कंप्लीट, कंपेयर करिए एक्स यू एंड एक्स यू लिमिटिंग को। ये एक नई चीज है जो आपको सीखनी है। सबसे पहली कंडीशन, अगर आपके पास में एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू बड़ी है एक्स यू से, तो इसको हम लोग अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडर रेनफोर्स सेक्शन कहते हैं। अगर आपके पास में एक्स यू और लिमिटिंग की वैल्यू बराबर है एक्स यू से, तो इसको हम लोग ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन, सॉरी बैलेंस सेक्शन के नाम से जानते हैं, बैलेंस सेक्शन। ठीक है, और तीसरा आपके पास में आता है अंडर, यू आर का मतलब है अंडर रेनफोर्स सेक्शन। तीसरा आपके पास में आता है, अगर एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू छोटी हो जाती है एक्स यू से, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है सर, समझ में तो आई थोड़ी कहानी, लेकिन अभी इस पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन बाकी है। जो आगे की क्लास हमारी चलेगी वो इन्हीं सेक्शंस के ऊपर ही चलेगी, जैसा कि आप लोग सुनते हैं, कभी आपने सुना जरूर होगा, आज इनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए सर, ये हमने देखा। अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप है, द लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 का नाम है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना। जो हमारा मेन मकसद है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना। ठीक है सर, तो आपने ये भी सिखा दिया सर हमको वैसे तो, कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना, सिखा तो दिया ही है, इसको अप्लाई करना है बस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टेंशन साइड किसी से भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंप्रेशन साइड से निकालेंगे, तो कंप्रेशन साइड से सर एमआर जब निकाला जाएगा, तो एमआर फ्रॉम द कंप्रेशन साइड इज इक्वल्स टू 0.36 इंटू एफ सी के इंटू बी डॉट एक्स यू ब्रैकेट क्लोज डी माइनस 0.42 टाइम्स ऑफ एक्स यू। हो गया। अगर मैं टेंशन साइड से निकालना चाहता हूं, तो टेंशन साइड से कैसे निकालेंगे? टेंशन साइड से निकालेंगे एम आर फ्रॉम द टेंशन साइड इज इक्वल्स टू 0.87 टाइम्स ऑफ एफ वाई इंटू ए एस टी ब्रैकेट डी माइनस 0.42। अभी भी कोई बच्चा ये सोच रहा है ना सर आप तो बड़ा फास्ट लेके जा रहे हो, तो भैया मैंने नया क्या लिखा है, कुछ नया हो, ये हिस्सा नया लिखा। मैंने कहा इसी के ऊपर आगे की क्लास चलने वाली है, ये आपको बोला। पहले तो मुझे एक बात बताइए भैया, एनालिसिस खत्म है, एक स्क्रीन पे अभी भी जगह बची है मेरे पास में इतना हिस्सा, और इतना हिस्सा बचा है, तो मैं इसका इस्तेमाल करना जानता हूं अच्छे तरीके से।
सिर्फ एक सिंगल स्क्रीन के अंदर एनालिसिस का गिवन पता चल गया, क्या निकालना है पता चल गया, पहले स्टेप में क्या करोगे, दूसरे में क्या करोगे, तीसरे में क्या करोगे, चौथे में क्या करोगे, खत्म एनालिसिस। मैंने, अगर आप मुझे एक बात बताइए, मैं क्या करता, जैसा बाकी के मैंने बहुत जगहों पे देखा ऐसा होता है, मैं लिखता एनालिसिस ऑफ द सिंगल रीइंफोर्समेंट और इसको ऐसा लिख देता, क्या तुमको कुछ पल्ले पड़ता? क्यों सर? क्योंकि मैं तुमको कहता देखो बेटा एक्चुअल लिमिटिंग बराबर केडी, के बराबर दिस वैल्यू एंड दिस फला ढिका हो गया। लेकिन अब तुमको यह पता है कि एक्चुअल लिमिटिंग क्या होती है। पहली बात तो सर ये एक्चुअल लिमिटिंग क्या होती है, डेफिनेशन। एक्चुअल लिमिटिंग कौन से डायग्राम से निकाली गई, कैसे निकाली गई, ईच एंड एवरीथिंग यू नो वेरी वेल। अगर मैं आपको डायरेक्ट कह देता कि भैया कम ये बराबर करके तुमने ये निकाल दिया, लेकिन तुम पूछते सर ये कहां से आया, सर ये कहां से आया। सो वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि सर कंप्रेसिव फोर्स आपके पास में ऐसे निकाला जाता है, टेंसाइल फोर्स ऐसे निकाला जाता है। कंप्रेसिव फोर्स को पहले C1 C2 निकाल के इसका अलजेब्रिक सम करके हम लोग कंप्रेसिव फोर्स निकालते हैं, इसलिए आपके पास C और T की वैल्यू ये आई। फिर आप मेरे से पूछते सर ये लीवर आर्म आपने डायरेक्ट, ये क्या होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो भैया ये भी आप मेरे से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, इसका बेसिक फंडामेंटल, इसके फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला, कैसे निकाला जाता है, क्या फोर्स होता है इवन। अब मैं आपसे कहता डायरेक्ट बोल देता लिवर आर्म, तो लिवर आर्म तुमको कहां पल्ले पड़ता। लेकिन अब तुमको लिवर आर्म पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लिवर आर्म, लिवर आर्म की वैल्यू क्या होती है। सिंगली में एक लिवर आर्म और डबली में दो लिवर आर्म होते हैं। तो एनालिसिस तो सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से सुना मेरी बात को, एनालिसिस तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास में एक ही पन्ने का है। लेकिन इसके पीछे की कहानी मैंने क्या बनाया था, आज जाकर के हमारा जो कढ़ाई पनीर है वो तैयार हो गया है। कढ़ाई पनीर तैयार है तो कमेंट सेक्शन में आपका भरपूर रेस्पॉन्स आना चाहिए कि सर एनालिसिस को आप कभी हम भूलेंगे नहीं, लेकिन इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक मतलब 4 ही स्टेप्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। 4 स्टेप्स क्या है सर, इसकी आपको मैं बता रहा हूं। कोई भी एनालिसिस हो, अच्छा मैं एनालिसिस का जब डबल ई में जाऊंगा तो सर एनालिसिस हमारा अलग हो जाएगा, बिल्कुल अलग नहीं होगा बेटा, एनालिसिस सेम टू सेम ही रहेगा। इसका मतलब ट्रिक बता रहा हूं आपको मैं। अगर आपको कभी भी एनालिसिस निकालना है तो सिंपल है, इसके स्टेप याद कर लो। एक्स यू लिमिटिंग, एक्स यू कंपेयर, एमआर। कमेंट सेक्शन में ये और दिल आ जाने चाहिए भरपूर, पता चल जाए, चाहे वो सिंगल ही हो, चाहे वो डबल ही हो, चाहे वो आपका टी बीम हो, चाहे वो आपका एल बीम हो। सिंपल पॉइंट है, एक्स यू लिमिटिंग निकालो, एक्स यू निकालो, कंपेयर करो, एमआर निकालो, एनालिसिस खत्म। क्या किया सर, एक्स यू लिमिटिंग निकाला, कैसे निकालोगे, केडी। के क्या होता है कि आपके पास 700/1100 प्लस 0.87 है भाई, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर। क्या होता है 0.FE 250 के लिए 0.53, FE 415 के लिए 0.48 और FE 500 के लिए 0.46 हो गया बेटा। दूसरा XU, XU क्या होता है, C बराबर T, C क्या होता है 0.36 FC के बीटा XU, T क्या होता है 0.87 FY इंटू ST। दोनों को बराबर करोगे, XU क्या आ जाएगा 0.87 FY इंटू ST अपन 0.36 FC के डॉट B, खत्म काम। उसके बाद कंपेयर करो, X लिमिट है XU से बड़ा तो अंडर, अगर बराबर तो बैलेंस, छोटा तो अंडर ओवर एनफोर्समेंट। MR निकालोगे, MR क्या होता है फोर्स इंटू लिवर आर्म। कंप्रेशन साइड से निकालोगे, कंप्रेशन साइड का फोर्स क्या होता है 0.36 FC के बीटा XU, ब्रैकेट क्लोज, D माइनस 0.42 XU, हो गया खत्म। कंप्रेशन टेंशन की बात करोगे, टेंशन का फोर्स क्या होता है 0.87 बाई एसटी, ब्रैकेट में लिवर आर्म D माइनस 0.42 एक्स, खत्म काम। अब पॉइंट ये आता है, ये सारी कहानी भैया चल कहां से रही है, चल रही है उस डायग्राम से। चलो आओ आप लोगों को राजधानी एक्सप्रेस में बैठाता हूं एक बार। देखो बेटा, ये आपके पास में एक बीम का क्रॉस सेक्शन है, लिखना नहीं है, ये सिर्फ रफ वर्क है। ये आपके पास बीम का क्रॉस सेक्शन है बेटा, ये आपके ओवरऑल बिड्थ, ओवरऑल बी कैपिटल बी है, आप लोग इसको स्मॉल बी से दिखाते हो, ये आपके ओवरऑल डेप्थ हो गई। इसको एक मैं एसएसबी का क्रॉस सेक्शन मानो, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द एसएसबी। ये आपके पास टेंशन साइड है, इसको मैं एएसटी बोल सकता हूं। ये आपका क्लियर कवर होता है, इसके बार के सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। कंप्रेशन ऐसे लेकर के टेंशन है, इसके सेंट्रोइड तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं स्मॉल डी। ये कंप्रेशन साइड है, टेंशन साइड है, ये वाली डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डी नॉट। अगर इसका स्ट्रेन का डायग्राम बनाऊंगा तो लीनियर डायग्राम बनेगा एजम्पशन नंबर 1 से 0.0035, नीचे आपके पास 0.002 प्लस 0.87 टाइम्स ऑफ FI अपॉन ES। ये आपके पास में दैट इज 0.002, ये वैल्यू ऊपर से 4/7 XU, नीचे और ऊपर टॉप पर 3/7 XU होती है। क्यों? क्योंकि ये वाली डिस्टेंस आपके पास एक्चुअल डेप्थ और इंटरसेक्शन XU होती है। फिर उसके बाद स्ट्रेस की बात करेंगे तो ये आपके पास डायग्राम बना, ये रहा भैया इस तरीके से। यहां तक आपके पास पे कैसा बना है, पैराबोलिक। इस जगह पे एक कंप्रेसिव फोर्स आएगा C1 और एक आएगा C2, लेकिन हमें कंबाइनली बात करनी है तो एक कंप्रेसिव फोर्स लगता है इस जगह पर, दैट इज 0.36 इंटू FC के इंटू B डॉट XU। ऊपर देखेंगे
0.45 टाइम्स ऑफ FCK, दिस इज द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। नीचे आपके पास 0.87 टाइम्स ऑफ FY, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, और यहाँ पे टेंसाइल फोर्स बनेगा 0.87 टाइम्स ऑफ FY, स्ट्रेस इनटू एरिया बोरा AST, वैल्यू पुट करिए, आंसर आ गया। इस जगह पर कंबाइंड फोर्स हमने निकाल दिया, इनके बीच का लिवराम हमें निकालना है, दैट इज द D माइनस 0.42 XU। ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि ये वाली वैल्यू आपके पास में 0.42 टाइम्स ऑफ XU होती है। लो भाई खत्म हो गया काम, क्या है इसमें, हो गया। अगर ये आपको याद है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें ये बात समझ में आ गई, हमें कंप्रेसिव फोर्स चाहिए, इस वाले डायग्राम में है, हमें टेंसाइल कंप्रेसिव फोर्स ये रहा, टेंसाइल फोर्स चाहिए ये रहा, लिवराम चाहिए ये रहा, ये वैल्यू चाहिए ये रहा, स्मॉल डी चाहिए ये रहा, कैपिटल डी चाहिए ये, बी चाहिए ये रहा, डी चाहिए ये रहा, हर एक चीज आपको इसी जगह पर देखने को मिल रही है। इसका मतलब है आपका जो आज का होमवर्क है वो ये है कि इसकी प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 2 से 3 बार खुद के हाथ से बना के प्रैक्टिस करोगे, तब जाके काम चलेगा। अदरवाइज आप सारा कुछ खराब कर लोगे, आपको आरसीसी नहीं समझ में आएगी। तो अब आपको एनालिसिस में, मुझे ऐसा लगता है कि एनालिसिस में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता बेटा, क्योंकि पॉइंट यह है कि आपके माइंड में वो चीजें धीरे धीरे बहुत ही अच्छे तरीके से इंजेक्ट की गई हैं। ठीक है, आरसीसी के अंदर हर चीज को हमने बहुत ही बेहतर तरीके से इंजेक्ट किया गया है। ओके, चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। पॉइंट ये आता है भैया, चलो हमने एक्स लिमिट निकालना तो सीख लिया, लेकिन अब एक पॉइंट आता है कि व्हाट इज द डिजाइनिंग ऑफ द सिंगली रेनफोर्समेंट बीम। लेकिन उससे पहले कमाल का कॉन्सेप्ट, सर आपने हमें कहा कि ये बैलेंस सेक्शन ओवर रेनफोर्समेंट अंडर रेनफोर्समेंट, सर ये तो आपने समझा है नहीं। अगला इन्हीं की बारी है बेटा, अब इनकी कमर तोड़ेंगे। आओ जरा आगे पॉइंट लिखते हैं। हेडिंग डालिए बेटा, टाइप ऑफ द सेक्शंस। हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ सेक्शन। टाइप्स ऑफ सेक्शन, सेक्शन के कितने टाइप होते हैं बेटा, चलिए निकालें एक बार टाइप्स ऑफ सेक्शन। अब टाइप ऑफ सेक्शन में आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि हम लोग 3 टाइप के सेक्शंस के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे, है ना, मतलब 3 ही टाइप के होते हैं, 3 टाइप के सेक्शंस के ऊपर डिस्कशन हम लोग करेंगे। मैं हेडिंग डाल रहा हूं, हेडिंग डालने से पहले भी मैं इस जगह पर क्या करता हूं, एक ये बना लेते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, ये टेबल टाइप बना लेते हैं, कुछ थोड़ा ठीक ठाक लग जाए इसलिए। तो इसको हमने ऐसे बनाया और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते, 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते, एक ये रहा और ऐसा ही एक ये रहा। ठीक है, मजा आ जाएगा समझ के, तुम खुद बोलोगे वाह सर वाह, मजा आ रहा है एकदम। चलिए इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं, आगे काम आएगा। हमने यहां पे लिखा, सर पहली बात तो इस जगह पे लिखते हैं अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन। क्या लिख रहे हैं, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, या इसको हम लोग UR सेक्शन के नाम से जानते हैं, अंडर रेनफोर्समेंट। इधर मैं लिख रहा हूं बेटा बैलेंस्ड सेक्शन। क्या लिख रहा हूं, बैलेंस्ड सेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं। और तीसरा आपके पास होता है ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। और मैं तुमको इस बात की गारंटी दे रहा हूं, आज जो मैं तुमको समझाऊंगा ना, तुम्हारा हंस हंस के पेट दर्द करने लगेगा। हाँ, बिना प्रैक्टिस के ही दिमाग में छप गया। चलो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा AC हाई करवा लें, क्योंकि अब माहौल थोड़ा गर्म होने वाला है, माहौल एकदम वेवी हो जाएगा। रुक जाओ जरा, कोई आ जाए एक बार, AC को थोड़ा तेज करवा देते हैं, उसके बाद माहौल देखिएगा आप लोग इस टॉपिक का। और मैं जो कहूंगा आपको अभी चैट बॉक्स को छोड़ दे, AC थोड़ा ठंडा कर दो, मतलब अभी गरम गरम। AC में दिक्कत है तो ये तो क्लास में दिक्कत है यार फिर तो। अरे यार मेरे टाइम पे AC में, ये मेरे साथ जानबूझ के तो नहीं कर रहे हैं। हाँ चलिए भाई स्टार्ट करें, अब आ जाओ भाई। देखो मैं कहां खड़ा हुआ हूं, मैं खड़ा हूं इस बैलेंस सेक्शन के नीचे, समझेंगे बात को। अब कमेंट सेक्शन को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन को जरा स्टॉप कर दो, यहां आ जाओ मेरे पास, मेरी बात सुनना ध्यान से। सबसे पहली बात, मैं खड़ा हुआ हूं बेटा बैलेंस सेक्शन के नीचे। मान लो कि इंडिया में एक लड़के की शादी की उम्र 21 साल बताई गई है, तो वो एक बैलेंस एज है। क्या है आपके पास, दिस इज द बैलेंस एज, ठीक है। लेकिन अगर मान लो उसकी शादी 16 साल में करा दी जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अंडर एज मैरिज बोलेंगे। हो गया। अगर उसकी शादी 40 साल 42 साल में कराई जाए तो उसको ओवर एज मैरिज बोलेंगे। करेक्ट बात है। आइए सर वापस आ जाइए। अगर आप लोग डेली 4 रोटियां खाते हो, अगर 4 रोटियां खाते हो जिससे आपका पेट ना तो बहुत ज्यादा भर जाता है और ना ही बहुत कम भर जाता है, ठीक है, लेकिन उससे आपका मामला बैलेंस है, बढ़िया नींद आती है, अच्छी पढ़ाई होती है, रजाई में घुसने का मन नहीं करता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं
आज आपके घर पे मान लीजिए लौकी की सब्जी बनी, वो बिल्कुल किसी बच्चे को पसंद नहीं है, ठीक है, तो क्या करोगे आप? 4 रोटियां खाओगे? नहीं, 2 रोटियां ही खाओगे। 2 रोटियां खाओगे तो आपको उस कंडीशन को बोलते हैं अंडर ईटन, पेट पूरा भर नहीं पाया, दैट इज कॉल्ड एज द अंडर ईटन कंडीशन, है ना। हमारा पेट, हम भूखे रह गए, रात भर पेट ऐसे दर्द करता रहेगा, लेकिन बेटा उसमें तुम्हारी तबियत खराब होने की संभावना इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जनरली समझिए आप लोग, अंडर ईटन का मतलब क्या होता है? अंडर ईटन किसी टाइम घर पे बन गया, मान लो मलाई कोफ्ता, वाह मलाई कोफ्ता बन गया, तुम भैया छोड़ो नहीं, कसम से तुम अपने भाई बहनों की भी रोटियां जो छीन छीन के खा जाओ। तो इधर मान लो अगर किसी को पसंद है, मैं उसी कंडीशन में बात करूं, या तुम्हारा कोई पसंदीदा सब्जी बन गई बहुत ही, जो तुमको बेहद पसंद है, तो तुम क्या करोगे भाई? लपेट के खाओगे। लपेट के खाओगे इसका मतलब है 4 रोटियां खाते थे, आज तुम 6 या 7 रोटियां खा सकते हो। इसका मतलब रात भर पेट पकड़ के पड़े रहोगे, ना पढ़ाई होगी ना नींद आएगी, बोले यार स्वाद के अंदर बहुत ज्यादा खा लिया, कभी इनो ढूंढोगे कभी हाजमोला ढूंढोगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होगी। इसको बोलते हैं ओवर ईटन। इट मींस इस जगह पर हमने 4 रोटियां खाई, हमारे लिए बैलेंस था, बट वो बहुत बढ़िया कंडीशन थी। इस जगह पर अंडर ईटन मतलब हमने कम रोटियां खाई क्योंकि सब्जी बढ़िया नहीं थी, इसको अंडर ईटन कंडीशन बोलेंगे। सबसे लास्ट में इस कंडीशन में आऊंगा तो इससे हम लोग बोलते हैं दैट इज द ओवर ईटन। ओवर ईटन का मतलब ज्यादा रोटियां खा लोगे तो इसका पॉइंट आता है आपके पास ओवर ईटन कंडीशन। पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं सर, देखिएगा मैं आपको जो बोलूंगा उस बात को ध्यान से सुनना है, तभी जाके चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एक एक करके, जो पॉइंट बताए उनको भी ध्यान रखना है, जो पॉइंट आपको आगे डिस्कस करूंगा उनको भी ध्यान रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बोला कि बैलेंस सेक्शन के कंपैरिजन में हम लोग, जैसे हम 4 रोटियां थी उसकी जगह 2 खा रहे थे। इट मींस इस जगह पर जो स्टील होती है, जैसे जैसे बताता जाऊं एक एक शब्द का मतलब समझिएगा। स्टील इज, जो स्टील इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी, स्टील इज लेस देन बैलेंस सेक्शन। ध्यान रखिएगा, बैलेंस सेक्शन के कंपैरिजन में, बैलेंस्ड सेक्शन के कंपैरिजन में इसमें जो स्टील प्रोवाइड कराई जाती है वो कम प्रोवाइड कराई जाती है। और इसके अंदर स्टील इज मोर देन बैलेंस सेक्शन। यहां पे स्टील जो होती है वो बैलेंस सेक्शन के कंपैरिजन में ज्यादा स्टील हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। करा दिया सर। अब देखो, अब दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। देखो पहली बात, अब हम स्टील पे आ जाते हैं, रोटियों से बाहर निकल के हम बाहर आ जाते हैं और उसको समझते हैं। एक बात बताओ मुझे, अगर आपने अपनी आरसीसी के अंदर कितने मटेरियल हैं? 2, एक कंक्रीट और एक स्टील। या तो दोनों बहुत मजबूत होंगे या दोनों बहुत कमजोर होंगे, या एक मजबूत होगा एक कमजोर होगा। करेक्ट बात है। अब ये तो विधि का विधान है भैया कि जो कमजोर है उसी को तोड़ा जाता है, तो जो कमजोर होगा बेटा वही तो फेल होगा। यस सर। मैं आपसे कहता हूं कि इस जगह पर 4 एग्जाम्पल है, समझते रहना, जब मैं लिखूं तभी लिखना, जब अच्छी राइटिंग में लिखता हूं मतलब वही लिखना है। 4 रोटियां मैं डेली खाता हूं, वो मेरी बैलेंस कंडीशन थी, मैंने 4 की जगह 2 खाई, इसका मतलब कमजोर कंडीशन बन गई। तो इसका मतलब यहां पे हम लोग कंपैरिजन इसको स्टील से कर रहे हैं। मान लो किसी भी एक बीम के अंदर बैलेंस कंडीशन में 4 सरियों से काम चलता, लेकिन मैंने उसकी जगह 2 ही सरिये प्रोवाइड कराए। अब इस जगह पे 2 चीजें, एक कंक्रीट और एक स्टील है। कमजोर कौन हो गया सर? स्टील। क्यों? क्योंकि 4 सरिये की जगह 2 सरिये प्रोवाइड कराए। कमजोर कौन है? स्टील। फेल पहले कौन होगा? जो कमजोर होगा। कौन है कमजोर? स्टील। फेल पहले कौन होगा? स्टील फेल होगा। यहां पे आ जाइए, 4 स्टील की आवश्यकता थी, 4 बार्स की, कितने प्रोवाइड कराए? मान लो 8 प्रोवाइड करा दी, फॉर एग्जाम्पल 8 प्रोवाइड करा दिए। स्टील यहां पे मजबूत थी, कुछ ज्यादा मजबूत कर दी, तो एक चीज मजबूत है तो दूसरी कमजोर होगी। तो कौन आपके पास में फेल होगा? यहां पे स्टील फेल होगा? नहीं, जो कमजोर है वो फेल होगा। कमजोर कौन सा मटेरियल होगा? दूसरा कौन है? कंक्रीट। कंक्रीट कहां पे फेल होगा? यहां पे फेल होगा। रटने की आवश्यकता नहीं। चलिए अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, लिखने की भी कोशिश करते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पे लिखेंगे हम लोग, जो आपके पास में स्टील होती है उसके बारे में बात करें कि पहले कौन फेल होगा। तो इसमें लिखेंगे स्टील विल फेल बिफोर कंक्रीट। यहां पे कंक्रीट से पहले स्टील फेल होगी। बोलोगे यहां क्यों नहीं लिख रहे? अभी आपको बताऊंगा क्यों नहीं लिख रहे। दूसरा पॉइंट आपके पास आया कि इस जगह पर कंक्रीट जो होगी वो पहले फेल होगी। कंक्रीट विल फेल बिफोर स्टील। स्टील से पहले कंक्रीट फेल होगी। ठीक है। अब देखो समझना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जैसे मान लो तुम कोई सामान बनाते हो, कोई भी सामान ले लो, जैसे तुमने मान लो एक टॉय बनाया, टॉय खिलौना,
तुमने खुद ने बनाया, खुद की फैक्ट्री है घर पे, तुमने खुद बना रहे हो उसको, या मिट्टी का टॉय बना दिया कोई भी आपने अपनी घर की मिट्टी से, तो आपकी उसमें जो लागत आई पेंट वेंट करने में उसको, या तुमने उसके अंदर पहिया वैया लगा दी, तोता बना दिया, मान लो तोता मैंने कुछ भी बना दिया, तो एक टॉय बनाया और वो 100 रुपए का है टॉय। कितने रुपए का? 100 रुपए का। मार्केट में आप उसको बेच रहे हो, तो आपने उसकी दो चीज डिसाइड करी। आपने बोला कि यार देख, मैं कुछ भी हो जाए इसको ना 150 रुपए से कम नहीं बेचूंगा, कुछ भी हो जाए 150 रुपए से कम नहीं बेचूंगा, कम नीचे पे, अदरवाइज मुझे क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। दूसरा, मैं इसको 200 रुपए से ज्यादा कभी भी नहीं सेल करूंगा। क्यों? क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं। मार्केट की जो रेंज है वो लगभग 130 रुपए से 120 रुपए से लेकर मान लो 200 रुपए या 180 190 रुपए तक है। अब हमें इस रेंज के बीच में ही रहना है, तो ये इसने, अब उस बात को छोड़ो, हम तो सिंपल ही कहते हैं 100 रुपए का कोई सामान बनाया आपने, अब उस सामान को आपने डिसाइड किया हुआ है कि मैं 150 रुपए से नीचे नहीं जाऊंगा और 200 रुपए से ऊपर नहीं जाऊंगा। तो किसी भी चीज की दो परमिसेबल लिमिट होती है। परमिसेबल लिमिट का आप मतलब समझते होंगे, मैक्सिमम लिमिट भी आप इसको बोल सकते हैं। दिस इज द परमिसेबल लिमिट या मैक्सिमम लिमिट आप इसको बोल सकते हैं। अब मैक्सिमम लिमिट ये कौन सी हुई? दिस इज द मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट, दिस इज द मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट, इससे ऊपर हम नहीं जा सकते। और ये आपके पास में दिस इज द लोअर परमिसिबल लिमिट या मिनिमम परमिसिबल लिमिट, मतलब इससे हम नीचे नहीं जा सकते। तो आपको पहला पॉइंट समझ में आया, दिस इज द परमिसिबल लिमिट। परमिसिबल लिमिट का मतलब या कह सकते हैं मैक्सिमम, मतलब कह सकते हैं स्टैंडर्ड लिमिट। ये कह रहा है कि भाई 200 रुपए से 100 रुपए का सामान बनाया, 200 रुपए से ऊपर नहीं बेच सकता और 150 रुपए से नीचे नहीं बेच सकता। तो दिस इज द लोअर परमिसेबल लिमिट एंड दिस इज द हायर परमिसेबल लिमिट या मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट। अब आप वापस से आइए, मेरी कहानी के अंदर आइए। मेरी कहानी क्या कहती है? मैंने कहा कि सर अगर स्टील 4 सरिये प्रोवाइड कराएं जो बैलेंस कंडीशन में, तो ओके मामला। 4 से कम प्रोवाइड कराएं अंडर रेनफोर्समेंट कहलाएगा, 4 से ज्यादा प्रोवाइड कराओगे 6 5 जो भी है तो ओवर रेनफोर्समेंट कहलाएगा। जिसमें आपने कमी रखी वो कमजोर रह जाएगा और वो फेल हो जाएगा। यहां पे स्टील में कमी रखी, स्टील कमजोर होगा, फेल हो जाएगा। यहां पे कंक्रीट कमजोर हो गया क्योंकि स्टील को ज्यादा मजबूत कर दिया तो कंक्रीट फेल हो गया। अब पॉइंट ये आता है, कोई भी कब फेल होता है, सुनिएगा, हर एक चीज का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा। जिंदगी में कभी ऐसा टॉपिक ये वाला नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। एक रबर बैंड ले लो, पूरी आरसीसी की कह रहा हूं मैं। एक रबर बैंड ले लिया, रबर बैंड को तुमने खींचा, ऐसे खींचा और खींचा और खींचा और खींचा और खींचा और खींच दिया, यहां तक आ गए। अब ये इसकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है, मैक्सिमम खींच सके जाने वाली क्षमता। इसके बाद जरा सा आपने इसको खींचा, it will collapse, it will break. It means that is the maximum permissible limit. It means जो चीज कमजोर है वो कभी ना कभी अपनी परमिसिबल लिमिट पे पहुंचेगी। मान लो तुमने 4 सरियों की जरूरत थी, सुनना, सोचना, इमेजिनेशन, यू हैव टू डू इमेजिनेशन कि मैं क्या बोल रहे हैं, सर क्या बोल रहे हैं। सर आपने 4 स्टील की जरूरत थी, 4 की जगह पे आपने 2 सरिये प्रोवाइड कराए। जैसे कई बार कुछ चीज को बांधने के लिए हमें या खींचने के लिए, हमें कुएं में से पानी खींचने के लिए मोटी रस्सी की आवश्यकता थी, हमने पतली रस्सी इस्तेमाल करी। क्या होगा पतली रस्सी इस्तेमाल करने से? खींचने पर क्या होगा, वो जब वजन उसको खींच रहा होगा तो उस टाइम पर, क्योंकि वो कमजोर रस्सी है, तो कमजोर रस्सी की भी एक परमिसिबल लिमिट तो आएगी। धीरे धीरे उसमें खिंचाव उत्पन्न होने लगेगा, टेंशन क्रिएट होने लगेगी, फिर उसके धीरे धीरे तार टूटने लगेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब पूरी तरीके से टूट जाएगा। लेकिन कब टूटेगा? जब अपनी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट पे पहुंच जाएगा। कोई भी मटीरियल कब फेल होता है? जब अपनी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट पर पहुंच जाता है। 2 स्टील प्रोवाइड कराए, लोड आया, सरिया बेंड होने लगा, बेंड हुआ और 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 बेंड हुआ, मतलब समझ रहे हो? जैसे ये कोई चीज है, अब ये धीरे धीरे सरिया कैसे बेंड होता है भाई? सरिया जब ये बेंड होगा, लोड आ रहा है, तो कैसे बताऊं मैं इसको, ऐसे ही तो बेंड होगा, सीधा सरिया है तो ऐसे ऐसे तो बेंड होगा, पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा बेंड, करेक्ट है? तो ऐसे ही फेल होगा। तो जब ये अपनी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट पे पहुंच जाएगा तभी तो फेल होगा। और ये तय है कि इस जगह पर स्टील ही पहले फेल होगा। तो मैं इस बात को पता है कैसे लिखूंगा? मैं इस बात को बहुत स्टाइलिस्ट वे में लिखूंगा। यहां पे पढ़िए एक बार, इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में स्टील रीचेस टू इट्स परमिसिबल लिमिट, इस कंडीशन में जो स्टील होती है ये अपनी परमिसिबल लिमिट पर पहुंचती है बिफोर कंक्रीट। मतलब कि ये हुआ
कंक्रीट तो स्ट्रांग है, तो कंक्रीट तो झेल जाएगी स्ट्रेसेस को, अपने परमिसिबल लिमिट तक नहीं जाएगी, लेकिन स्टील कमजोर है इसलिए वो अपनी परमिसिबल लिमिट पे पहुंच जाएगी। और इसी कारण से तो बेटा, इसी कारण से, इसी का एक्सप्लेनेशन तो है ये, इसी कारण से कंक्रीट से पहले स्टील फेल होगी। तो पूरा ऐसे पढ़ सकते हैं, इन दिस सेक्शन, अंडर रिइंफोर्समेंट सेक्शन में स्टील अपनी परमिसिबल लिमिट पर कंक्रीट की परमिसिबल लिमिट से पहले पहुंच जाती है। भाई जो अपने मैक्सिमम लिमिट पे पहले पहुंच जाएगी वो पहले फेल होगी, इसी कारण से स्टील कंक्रीट से पहले फेल होती है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास समझ में आता है, यहां हम लोग क्या लिखेंगे, यहां उल्टा हो जाएगा। इस जगह पे पॉइंट ये आता है सर कि जो कंक्रीट होती है इन दिस सेक्शन, इन दिस सेक्शन, इन दिस सेक्शन कंक्रीट विल रीच, कंक्रीट विल रीच, रीच लिखने का तरीका स्पेलिंग मतलब वो अलग अलग हो सकता है, मतलब वही है, रीच इट्स परमिसिबल लिमिट। और लेकिन यहां पे देखो हमको पता है कि स्टील हमारी मजबूत है क्योंकि हमने जरूरत से ज्यादा प्रोवाइड कराई है, तो जरूरत से ज्यादा प्रोवाइड करने पर स्टील मजबूत है तो स्टील नहीं फेल होगी। कंक्रीट का ढांचा, कई बार आपने देखा होगा ढांचा पूरा का पूरा बना रहता है स्टील का और कंक्रीट ढह जाती है उसमें से, उसी को ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन फेलियर बोलते हैं। तो इस सेक्शन में कंक्रीट अपनी परमिसिबल लिमिट पर पहुंच जाती है बिफोर स्टील, स्टील से पहले। किससे पहले बेटा, सॉरी हाँ, स्टील से पहले पहुंच जाती है। तो पहले फेल कौन होगा, पहले यहां पे कंक्रीट फेल होगा, जो अपनी परमिसिबल लिमिट पे पहले पहुंच जाएगा वही पहले फेल होगा। ओके सर, कितनी बढ़िया बढ़िया बात है। अभी तक मैंने बैलेंस सेक्शन के बारे में कुछ नहीं लिखा ना, बस लिखते हुए चलिए, आप देखते हुए चलिए, ठीक है। मैंने आपको एक, क्योंकि लास्ट में वही चीजों का डिस्कशन हम लोग करेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में सर, इसमें किस टाइप का फेलियर होगा, टाइप ऑफ फेलियर की बात कर लेते हैं सर, कैसा टाइप का फेलियर हुआ। अब मुझे एक बात बताइए, स्टील कैसा मटेरियल है, आप कहेंगे सर डक्टाइल मटेरियल है। पहले अपनी परमिसिबल लिमिट पे कौन पहुंच रहा है सर, स्टील पहुंच रहा है। पहले फेल कौन हो रहा है सर, स्टील फेल हो रहा है। स्टील कैसा मटेरियल, डक्टाइल, तो फेलियर कैसा हुआ, डक्टाइल फेलियर। कैसा फेलियर हुआ, डक्टाइल फेलियर हुआ सर। अगर मैं आपसे बात करता हूं इन द केस ऑफ द ओवर एनफोर्समेंट, अगर इसमें टाइप ऑफ द फेलियर की बात की जाएगी, टाइप ऑफ फेलियर, पहले अपनी परमिसिबल लिमिट पे कौन पहुंच रहा है सर, कंक्रीट पहुंच रहा है। कंक्रीट कैसा मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल में एक फेलियर कौन सा होगा, ब्रिटल फेलियर होगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा इसमें, कैसा फेलियर होगा, ब्रिटल फेलियर होगा, ब्रिटल फेलियर। अब एक और पॉइंट आता है भाई, चलो ब्रिटल फेलियर समझ में आ गया, यस सर। अगर हमने पहले भी पढ़ा था कि जब भी कभी आपके पास में डक्टाइल फेलियर आता है तो उसमें आपको प्रॉपर इंडिकेशन मिलते हैं, वार्निंग मिलते हैं फेल होने से पहले। तो प्रॉपर वार्निंग मिलेंगे, इसमें प्रॉपर वार्निंग मिलेगी बिफोर फेलियर, फेल होने से पहले, बिफोर फेलियर, फेल होने से पहले प्रॉपर वार्निंग आपको मिलेगी। बट यहां पे आपको कोई वार्निंग नहीं मिलेगी, नो वार्निंग बिफोर फेलियर, क्योंकि आपको बताया भी गया था नो वार्निंग बिफोर फेलियर। भाई सीधी सी बात है, फेल होने से पहले कोई वार्निंग क्यों मिलेगी, जब इसमें कंक्रीट फेल हो रही है, तो कंक्रीट तो ब्रिटल मटेरियल है। अब पॉइंट यह आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में यह आंसर करें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सेक्शन टू डिजाइन। आप बताइए, दोनों में से बताना है आपको। बैलेंस को छोड़िए, अभी अंडर इन्फोर्समेंट ज्यादा, अंडर इन्फोर्समेंट बेस्ट है हमें डिजाइन करने के लिए या ओवर इन्फोर्समेंट सेक्शन। बहुत सारे बच्चे ना बैलेंस सेक्शन बोल देते हैं, बोलते सर यही सबसे बेस्ट लग रहा है। नहीं भैया, याद रखिए प्रॉपर वार्निंग बिफोर द फेलियर, ये फेलियर से पहले प्रॉपर वार्निंग दे रहा है, तो दिस इज द बेस्ट सेक्शन टू बी डिजाइन। क्या लिखेंगे सर, ये सेक्शन को डिजाइन करने का सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, कौन सा होगा, सेक्शन को डिजाइन करने का सबसे बेस्ट मेथड है फर्स्ट वाला। वेरी नाइस बेटा। बहुत सारे बच्चों को ना इस सारे सेशन से पहले नहीं समझ में आता होगा कि क्यों बेस्ट है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू बी द बेस्ट ऑफ द अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन। नाम से पता चला है अंडर एनफोर्समेंट, यार ये तो बेकार होगा, बट दिस इज द बेस्ट सेक्शन टू डिजाइन। ओके चलिए, तो इसमें लिख देते हैं दिस इज द बेस्ट सेक्शन फॉर डिजाइनिंग, दिस इज द बेस्ट सेक्शन फॉर डिजाइनिंग। डिजाइनिंग के लिए सबसे बेस्ट सेक्शन है। क्यों सर, हम अपने स्ट्रक्चर में कैसा फेलियर चाहते थे, हम क्या चाहते हैं खुद सोच लो ना, हम अपने स्ट्रक्चर में कैसा फेलियर चाहते हैं सर, डक्टाइल फेलियर। कि अगर फेल हो भैया, फेल तो हो जा, लेकिन पहले वार्निंग तो दे दे फेल होने से पहले। तो इसलिए कौन सा स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट होगा, दिस इज द बेस्ट सेक्शन फॉर द डिजाइनिंग। अब इसमें एक और चीज देखिए, इसमें बात करेंगे तो दिस इज वर्स्ट सेक्शन, सबसे घटिया सेक्शन है वर्स्ट सेक्शन फॉर डिजाइनिंग। क्यों सर, भाई सीधी सी बात है सर, एक बात बताइए, आप खुद ही सोच के बताओ सर, आपके अंदर तो इतना दिमाग होना ही चाहिए। हमें जब ये समझ में आ गया तो आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, गुरुजी वो आपने पहली वाली क्लास में बैलेंस में बराबर क्या अंडर का भी कुछ बताया था,
पहले वाली क्लास में, हाँ बताएंगे बेटा बताएंगे, उसको भी तभी तो खाली छोड़ रखा है, थम जाओ जरा, रुक जाओ। सबसे बेकार कौन सा होगा सेक्शन? ये सेक्शन सबसे बेकार होगा डिजाइन करने के लिए, ये सेक्शन। क्यों सर? एक बात बताओ, जब तुम कंक्रीट से सेक्शन बना रहे थे, आरसीसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, पीसीसी से जब सेक्शन बना रहे थे तो कैसा फेलियर आ रहा था सर? उसमें जो फेलियर आ रहा था आपके पास में वो अंडर इन्फोर्समेंट, सॉरी टाइम कितना हो गया, टाइम की ध्यान रखना है। कैसा फेलियर आ रहा था सर? फेलियर आ रहा था आपके पास में, दैट वाज द ब्रिटल फेलियर। तो आपने जब इसमें इस्तेमाल भी किया, तो इस्तेमाल करने के बाद भी, स्टील इस्तेमाल करने के बाद भी, जब कंक्रीट को ही फेल होना है, कंक्रीट को ही फेल होना है, तो फिर हमको इसको यूज ही क्यों करना है? फिर हमने स्टील इसमें क्यों डाली है? तुम बताओ। जब ये में स्टील का इस्तेमाल हमने इसलिए डाला ताकि ये वार्निंग दे, जब ये वार्निंग ही नहीं दे रहा तो ये तो सबसे घटिया मेथड है। तो सबसे घटिया मेथड है, इसका मतलब क्या हुआ? घटिया मेथड में घटिया सेक्शन। तो इस सेक्शन को डिजाइन करने का फायदा क्या हो कि ढांचा खड़ा का खड़ा रह जाए, कंक्रीट नीचे गिर जाए, आदमी 2-4 मर जाए, हैं? इसलिए इस डिजाइन करोगे नहीं। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, याद रखेंगे, आईएस कोड प्रोहिबिट prohibited this section to be designed। क्या लिखा है भाई? आईएस कोड ने इस सेक्शन को डिजाइन करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, रोक दिया है कि सेक्शन डिजाइन ही नहीं होगा भाई। ठीक है, चलिए सर। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं कि अल्टीमेटली इसमें, इसे हम बेस्ट सेक्शन मान तो रहे हैं, लेकिन क्या इसमें फेलियर तो इसमें भी आ रहा है सर? लेकिन हम इसको क्यों बोलते हैं कि ये वार्निंग देता है? चलिए समझाते हैं एक बार। देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अल्टीमेटली, फाइनली क्या हुआ है, फेलियर हुआ कैसे? अल्टीमेटली कंक्रीट विल फेल, कंक्रीट फेल तो होगी, कंक्रीट विल फेल, इसमें कंक्रीट फेल होगी, फेल इन द ग्रेजुअल मैनर, कंक्रीट विल फेल इन ग्रेजुअल मैनर। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है सर? धीरे धीरे। अब हिंदी वाले भी लिख लेना चाहो तो, ग्रेजुअल मैनर विद द हेल्प ऑफ स्टील। अब सर बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, चलिए समझाते हैं। ये कह रहा है, जैसे मान लीजिए सरिये के ऊपर कंक्रीट चिपका हुआ है और सरिया और कंक्रीट बीम के अंदर मौजूद है। बीम है, बीम कंक्रीट और सरियों से बना है, और सरिये के ऊपर या स्टील के बार के ऊपर कंक्रीट चिपका हुआ है। इसने मजबूती से इसको पकड़ रखा है। लोड आया तो उसमें कंप्रेशन भी आया और टेंशन भी आया। अब कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को कंक्रीट ने कैरी किया और टेंसाइल स्ट्रेसेस को स्टील ने कैरी किया। अब स्टील क्या कर रहा है? पूरी ताकत से टेंसाइल स्ट्रेसेस को झेलने की कोशिश कर रहा है। अगर वो आने वाले टेंसाइल स्ट्रेसेस, जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, इसकी क्षमता से कम पावरफुल है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ये बचा लेगा बीम खुद को फेल होने से। लेकिन अगर वो स्ट्रेसेस इस बीम के स्ट्रेस करने की क्षमता से ज्यादा आ गए, तो इसमें क्या आने लगेगा? इस स्टील के बार में क्या आने लगेगा? फेलियर धीरे धीरे इसमें बढ़ने लगेगा, स्ट्रेन आने लगेगी, ये अपनी धीरे धीरे फेलियर की तरफ बढ़ने लगेगा। जब ये फेल होगा तो ये स्टील का सरिया है बेटा, स्टील का सरिया जो होता है ना, वो टीएमटी मेथड से बनाया जाता है। टीएमटी का मतलब होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? आपने कोल्ड ट्विस्टेड बार्स भी सुने होंगे, या थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। कई बार सरियों के ऊपर टीएमटी लिखा होता है। देखो क्या होता है, जब हम लोग सरिये को तप्त लाल होने तक गर्म करते हैं, तप्त लाल होने तक गर्म करने को कैल्सिनेशन भी कहा जाता है। किसी भी मटेरियल के रेडनेस होने तक गर्म करने को, आपने देखा लोहे को लाल होने तक गर्म किया जाता है। किसी भी मटेरियल के तप्त लाल होने तक गर्म करने को, ऑक्सीजन की इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, किसी भी एक मटेरियल के तप्त लाल होने तक गर्म करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द क्या बोला अभी मैंने कहीं माइंड दूसरी जगह चला गया था, सॉरी गाइस। उसको हम लोग बोलते हैं दैट कैल्सिनेशन। तो इस प्रोसेस के टाइम पर जब लोहा आपका बहुत ज्यादा गर्म और लाल रंग का होता है, तब हम उसको एकदम ठंडे पानी के अंदर डाल देते हैं। एकदम ठंडे पानी के अंदर डालने के बाद क्या होता है, उस सरिये का जो आउटर सरफेस होता है, उस आउटर सरफेसेस के अंदर तो बहुत ही हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होने के कारण से क्या होगा, वो बाहर जो आउटर सरफेस है वो एकदम हार्ड हो जाएगा, एकदम रिजिड हो जाएगा। लेकिन सरिये के जो इंटरनल सरफेस है, जो अंदर का हिस्सा है,
वो अंदर वाला हिस्सा आपके पास में जल्दी से ठंडा नहीं होता और वो लचीला रह जाता है, यानी कि वो आप लोगों का सॉफ्ट रह जाता है। इसीलिए जब सरिये को हम लोग ऐसे करते हैं तो बिस्कुट की तरह टूटता नहीं है बेटा, वो बाहर से इतना मजबूत है कि किसी दीवार पे मार दो तो उससे मोटार को तोड़ के बाहर निकाल दे, लेकिन अंदर से वो इतना सॉफ्ट है कि उसको मोड़ा जा सकता है। क्लियर बात समझ में आई? ऐसे मटेरियल को थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार के नाम से जानते हैं। थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड का मतलब समझ में आया कि किसी भी एक लोहे के बार को हमने लिया, उसको तप्त लाल होने तक गर्म किया और उसके बाद एकदम ठंडे पानी के अंदर उसको डाल दिया, तो आउटर सरफेस को बेटा क्लैडिंग बोलते हैं, इंटरनल सरफेस को कोर बोलते हैं। देखो जैसे आपका ये सरिया है, तो सरिये का जो बाहर का सरफेस है इसको हम लोग क्लैडिंग बोलते हैं, क्लैडिंग, और अंदर वाला जो पार्ट है आपके पास में इसको हम लोग कोर बोलते हैं। तो बाहर का पार्ट एकदम रिजिड हो जाता है और अंदर का पार्ट आपके पास में सॉफ्ट रह जाता है। किस प्रोसेस से? टीएमटी प्रोसेस से। ओके सर, तो हम कहां पे थे? हम यहां पे थे। जब बीम के ऊपर लोड आएंगे, स्ट्रेसेस आएंगे, तो अब जो सरिया है आपका वो धीरे धीरे बेंड होने लगेगा। अब उसके साथ कौन चिपका हुआ है? कंक्रीट चिपकी हुई है। तो कंक्रीट डायरेक्ट नहीं गिरेगी, कंक्रीट जो सरिये के साथ चिपकी हुई है वो कंक्रीट उसके सहारे सारे धीरे 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 फेल होगी। इसलिए लिखा है कि अल्टीमेटली कंक्रीट फेल होगी ग्रेजुअल मैनर में, धीरे धीरे फेल होगी। किसका सहारा लेते हुए? विद द हेल्प ऑफ स्टील, स्टील की मदद लेते हुए ये धीरे धीरे ग्रेजुअल मैनर में फेल होगी। कंक्रीट होगी तो सही, लेकिन ग्रेजुअल मैनर में फेल होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। ये पॉइंट तो हमें सर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया। मेरे हिसाब से मैंने कोई कमी छोड़ी भी नहीं है कि आप लोगों को लगे कि सर क्या ही बता दिया, हमें तो पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन मैंने आपको फुल डिटेल में बताया। अब पॉइंट आता है सर बैलेंस सेक्शन के बारे में भी 2 शब्द कह दीजिए ताकि हमारा मन रह जाए। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं भी लिख रहा हूं उसको समझिए। देखो हालांकि सबसे बेस्ट सेक्शन है अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, सबसे बेस्ट सेक्शन है अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन। सर ठंडे पानी या स्टील में? अरे भैया दिमाग में ठंडे पानी में, भैया मैंने गलती से बोल दिया तो ठंडे पानी में। अच्छा तुमने सुना था, मैंने फिर भी नहीं बोला बेटा, ठंडे पानी के अंदर। अभी सुन लो, जो बताता हूं ना सिर्फ उस पर ध्यान दिया करो। अभी तुमने क्या सुना है, कैसे सुना है उसको छोड़ो, मेरा पढ़ो, जो मैं सुना रहा हूं उसको सुनो, जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीखो। और उसके बाद में अगर आप लोग जब फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, रिजल्ट करोगे, तब आप देख लेना कि कहां सुना और कहीं बातें कौन सी आपके काम आती हैं। ठीक है, इसीलिए टीचर जो कहता है उसको ध्यान से सुनिए। अगला पॉइंट आपके पास आता है बेटा कि बैलेंस सेक्शन की बात कर रहे थे हम लोग। देखिए किसी भी, हम लोग 2 तरीके के सेक्शंस पढ़ रहे हैं, एक आपके पास में सिंगली रेनफोर्समेंट, एक डबली रेनफोर्समेंट। और अब आपको यह भी पता चल गया कि सिंगली और डबली के अंदर भी 3 टाइप के सेक्शन होते हैं। सिंगली के अंदर भी 3 सेक्शन, अंडर, बैलेंस और ओवर। ठीक है, अंडर, बैलेंस और ओवर। और तीसरा पॉइंट, एक बच्चा कह रहा है सर कम समझ में, कम आया ये पॉइंट। कैसे कम आया बेटा? तुमको ये बाबू समझ में ना आ रही कहानी कि भैया अगर एक बात बताओ, जैसे तुम मान लो, कैसे समझाऊं इस बात को, मैं थोड़ा और लेके आता हूं क्योंकि तुमको कम समझ में आ रहा है। रुको जरा, ला रहा हूं, इसी से समझ लेते हैं, थोड़ा जल्दी समझा दूंगा। बेटा सरिये के ऊपर कंक्रीट चिपका हुआ है, सरिया बैंड हुआ, अगर सरिया नहीं होता तो कंक्रीट डायरेक्ट नीचे गिर जाता, लेकिन सरिये पर कंक्रीट चिपका हुआ है तो लोड आएगा तो पहले सरिये पर आएगा, सरिया बैंड होगा, सरिये से कौन चिपका हुआ है? कंक्रीट चिपका हुआ है, तो कंक्रीट भी उसके साथ धीरे धीरे टेढ़ा मेढ़ा होगा, आपस में क्रश होने लगेगा, और जब और मुड़ेगा तो और क्रश होगा। तो डैमेज जो हो रहा है वो पहले स्टील में हो रहा है, बाद में किस में हो रहा है? कंक्रीट के अंदर, इन द अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन। लेकिन यहां पर क्या हुआ, सारे के सारे जो स्ट्रेस थे वो किसके ऊपर आ गए? वो आपके पास में आगे कंक्रीट के ऊपर। तो कंक्रीट ही पहले फेल कर दिया उसने, स्टील तक जाने की नौबत ही नहीं आने दी। दूसरा पॉइंट आपको अगर याद हो तो हमने कहा था इन द अजम्पशंस में ये कहा था कि बाबू थोड़ा ध्यान से सुना करो हमारी बातों को जो हम कहते हैं, है ना, ये किताबों में नहीं लिखी हुई है, ये आपको सुननी पड़ेंगी। एक बात हमने आपको कही थी कि एट द, कितने बच्चों को याद है? कमेंट सेक्शन में एक बार ढंग से बता देना। हाँ एक बार थोड़ा सा मुझे एक कमेंट सेक्शन में यस आंसर या जो भी आपका तरीका बता देना। क्या आपको ये वाली बात ध्यान है कि हमने अजम्पशंस के टाइम पर एक कहा था कि सर स्टील जब फेल होती है, स्टील जब फेल होती है तो स्टील में फेल होते टाइम जो मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू है उसकी वैल्यू कम से कम 0.002 प्लस 0.87 टाइम्स ऑफ FI अपॉन ES के बराबर तो होनी ही चाहिए। इससे ध्यान से सुना मेरी बात को, इससे कम तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर इससे कम फेलियर, कम स्ट्रेन आ रही होगी, स्ट्रेन देखो कोई चीज के अंदर फेल होने के लिए स्ट्रेन आती है, धीरे स्ट्रेन ही तो आ रही है, कोई चीज डिफॉर्म हो रही है तो स्ट्रेन होती जा रही है।
तो वो तभी तो कहता है कि कम से कम इतनी स्ट्रेन की वैल्यू होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पहले स्टील को फेल करना चाहते हैं। तो एट द टाइम ऑफ द फेलियर के टाइम पर जो मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू है वो इस वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। इसी कारण से तो कह रहा है, तभी तो स्टील पहले फेल होगा। चलिए आगे आ जाते हैं। अब आपको याद रखना है, हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्या, सिंगली रेनफोर्समेंट बीम। देखो सिंगली रेनफोर्समेंट बीम के लिए हमने कहा कि सर कायदे से तो हमको अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन के लिए डिजाइन करना है इसको। इसके लिए तो आईएस कोड ने बोल ही दिया कि भाई ये तो हमें डिजाइन ही नहीं करना। देखो क्या लिखा हुआ है आपके पास में, आईएस कोड प्रोहिबिटेड दिस सेक्शन टू बी डिजाइन। इस सेक्शन को डिजाइन करने के लिए आईएस कोड ने साफ साफ मना कर दिया कि भैया इसको डिजाइन हम नहीं करेंगे, लेकिन इसको डिजाइन करेंगे। पर पता है आईएस कोड क्या बोलता है, मतलब एलएसएम मेथड क्या कहता है, या एलएसएम या डब्ल्यूएसएम दोनों ही। आईएस कोड ये कहता है कि यार हम एक काम करते हैं, हम इस सेक्शन को तब के लिए डिजाइन नहीं करते हैं जब स्टील पहले फेल हो रहा है कंक्रीट से। हम इस सेक्शन को, मतलब कि एक सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन को वहां तक डिजाइन करते हैं जहां तक दोनों एक साथ भी फेल हो जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें क्या कहा, पहली बात तो लिखिए, मैंने आपको एक जगह लिखाया था, ये वाली बात भी शायद याद होगी, इसलिए हाईलाइट करके लिख रहा हूं। देखो अंतर इन दोनों में देखना है, बीच की तो अलग कहानी चल रही है। दिस सेक्शन इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग ऑफ द बीम। डिजाइनिंग ऑफ बीम, बीम को डिजाइन करने के लिए हम बेटा बैलेंस सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने पहले भी लिखा है, एक जगह पे दिखाऊं आप लोगों को। देखिए जब मैं आपको क्रिटिकल एक्सिस ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि हम लोग हमेशा सेक्शन को डिजाइन करने के लिए बैलेंस सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और बैलेंस सेक्शन वो जगह होती है जहां पर स्टील और कंक्रीट दोनों एक साथ फेल होते हैं। तो आईएस कोड ये कहता है कि भाई देखो, हालांकि अंडर एनफोर्समेंट हमारे लिए बेस्ट है और ये हमारे लिए घटिया है, मतलब ओवर एनफोर्समेंट। तो ओवर एनफोर्समेंट हम डिजाइन कर ही नहीं रहे, वो जब आएगा, मान लो कोई नौबत ऐसी पड़ी, तब हम क्या करेंगे वो आगे बताऊंगा। लेकिन अगर हमारे पास में हम एक ऐसी सिचुएशन लेके चले जहां पर आपके पास एक वैल्यू है बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन का मतलब होता है जहां स्टील और कंक्रीट दोनों एक साथ फेल होते हैं। देखो अंडर एनफोर्समेंट में स्टील कंक्रीट से पहले फेल हो रही है, ओवर में कंक्रीट स्टील से पहले हो रहा है, और बैलेंस में दोनों एक साथ फेल हो रहे हैं, हम मान के चलते हैं। तब तक के लिए, कहां तक के लिए, बैलेंस तक के लिए हम सिंगली रेनफोर्समेंट को डिजाइन करेंगे। ये एक बार कमेंट सेक्शन में एक आप लिख दीजिए, जो मैं कह रहा हूं आप लोगों से, लिखिए सिंगली रेनफोर्समेंट एसआर बैलेंस तक, ऐसे लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, एसआर डैश लगा के लिखेंगे बैलेंस तक, दैट्स इट, इतना लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। सिंगली रेनफोर्समेंट बीम को बैलेंस सेक्शन तक डिजाइन करते हैं। ओके, तो यहां पे मैं कुछ बातें लिख रहा हूं, आइए जरा। यहां लिखा मैंने कि दिस सेक्शन इज यूज्ड फॉर द बैलेंस सेक्शन। अब देखो एक्चुअली में क्या है ना, ये जो कंडीशन हमने लिखी है, थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल, बस प्रैक्टिकली नॉट। मतलब ये जो कंडीशन है आपके पास, पहले तो मैं कंडीशन लिख देता हूं कि इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन, हाँ एसआर बैलेंस तक, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा। इन दिस सेक्शन स्टील एंड कंक्रीट रीचेस टू इट्स परमिसिबल लिमिट एट द सेम टाइम। मतलब स्टील और कंक्रीट अपनी परमिसिबल लिमिट पर एक साथ पहुंच जाते हैं, देयर परमिसिबल लिमिट एट सेम टाइम। क्या लिखा हमने कि यहां पे लिखा कि भैया इस सेक्शन में स्टील और कंक्रीट अपनी परमिसिबल लिमिट पर एक टाइम पर पहुंच जाती है, सेम टाइम पर पहुंच जाती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। लिख दिया। एक चीज और लिख देता हूं कि थ्योरेटिकली ऐसा पॉसिबल है, थ्योरेटिकली तो हम मान की तो कर रहे हैं इसको, थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल, थ्योरेटिकली तो ये बातें सोचना थोड़ा पॉसिबल है कि एक साथ फेल हो जाती होंगी, बट प्रैक्टिकली नॉट। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन एलएसएम ने तो नियम बना रखे हैं। ऐसे तो भाई कंक्रीट का ग्राफ अलग होता है, लेकिन इसने एलएसएम ने तो कंक्रीट का ग्राफ ऐसा बना रखा है ना। आपने देखा होगा स्ट्रेस का ग्राफ कैसा बनाया था बेटा, ऐसा बनाया था। तो ये कोई रियल ग्राफ थोड़ी है, ये तो एलएसएम ने माना था। तो यही नियम है बेटा एलएसएम के। बात समझ में आई? चलिए सर, अब एक काम करते हैं, हम इसके डायग्राम्स बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनके डायग्राम सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही आसान चीज करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप इसको देखिए और देखते हुए चलिएगा मेरे साथ में इन चीजों को। इसका हम एक यहां पे भी बना लेते हैं, इसको वैसा ही एक यहां भी बना लेते हैं, ठीक है। चलिए
एक लाइन ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ऐसे ही इसका एक कॉपी बना लेते हैं ऐसे, ऐसा ही इसका एक कॉपी यहां, एक कॉपी यहां, एक यहां पे और एक यहां पे। चलिए साहब, एंड एट द एंड अभी और समझते हैं। एक हमने लाइन ड्रॉ करी ये, ठीक है, इसका कॉपी बनाया, लाइन ड्रॉ करी यहां पे ये, और सेम ऐसे ही इस जगह पे भी। अब देखिएगा हम तीनों में वही सेम चीज बता रहे भाई, ये आपके पास में अंडर रीइंफोर्समेंट सेक्शन है, ये आपके पास में ओवर रीइंफोर्समेंट सेक्शन है, और ये आपके पास में बैलेंस सेक्शन है, ठीक है, बैलेंस्ड सेक्शन। चलिए अब देखिएगा, हम इस जगह पे सबसे पहले बना लेते हैं XU को। आपको याद होगा हमने ये कहा था कि सर हम इसमें XU और XU का कंपैरिजन आपको बताएंगे, तो वही आपको कंपैरिजन बताने का समय आ चुका है। तो सेम ऐसे हमने यहाँ पे उठा के रख दिया, ठीक है। चलिए कंडीशन बन गई। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये हमारी XU है, दैट सपोज दिस इज द XU, यानी कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। दिस इज XU, दिस इज XU एंड दिस इज XU, तीनों के अंदर, ठीक है। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि इस जगह पर जितना स्टील हमने डाला था उतना ही हमने प्रोवाइड कराया, ओके, ठीक है। अब इसमें आपने अपने पास क्या लिख रहे हैं कि जब मैंने एक कंडीशन बताई थी कि अगर आपके पास में XU की वैल्यू XU मैक्स के बराबर है, XU लिमिटिंग के बराबर है, तो इसे हम लोग कहते हैं बैलेंस सेक्शन। इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, इसे हम लोग बैलेंस सेक्शन कहते हैं, ठीक बात है सर। अब पॉइंट ये आता है, मैं आपको याद करा रहा हूं अब इस बात को ध्यान से, आपको याद होना चाहिए कि हमने एक चीज बोली थी आपको। यहां लिख दूं मैं इस बात को, या चलो यहां लिख देते हैं, कहीं भी लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको यहां लिख देते हैं। अरे चल जा बे, हाँ। आपको ये तो कहानी याद ही होगी कि XU बराबर एक फॉर्मूला था 0.87 टाइम्स ऑफ FY इंटू AST अपॉन 0. क्योंकि आप रट्टा मारते होंगे, ये रटना नहीं है आप लोगों को, FC के इंटू बी। ये कहानी याद जरूर होगी कि सर ने ये भी कहा था कि जब आपके पास में अरे 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 कोई बात नहीं, हाँ, तो हमने ये कहा था कि XU का फॉर्मूला होता है 0.87 टाइम्स ऑफ FY इंटू AST अपॉन 0.36 इंटू FC के इंटू बी। यहां से बताया था कि XU जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है AST के। इट मींस XU की वैल्यू जितनी ज्यादा हो, सॉरी AST की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, AST की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा आपके पास XU की वैल्यू मिलेगी, करेक्ट बात है। अब मुझे एक बात बताइए, ये आपके पास XU है और ये आपके पास XU लिमिटिंग है, इस केस में ये दोनों बराबर हैं, इतना आपको तो याद हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पे मैंने क्या लिखाया कि इन द केस ऑफ द ओवर इन्फोर्समेंट स्टील इज मोर देन द बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन के कंपैरिजन में इसके अंदर स्टील की वैल्यू ज्यादा होती है, और जब स्टील की वैल्यू ज्यादा होती है तो इसे हम लोग बैलेंस सेक्शन के नाम से जानते हैं। जब बैलेंस सेक्शन के नाम से इसको हम लोग जानेंगे, ओवर इन्फोर्समेंट कंडीशन में इसको बैलेंस सेक्शन के नाम से, इसको हम ओवर इन्फोर्समेंट सेक्शन के नाम से जानेंगे। जब इसमें स्टील बैलेंस सेक्शन से ज्यादा प्रोवाइड कराई है तो ऑब्वियस सी बात है स्टील की वैल्यू ज्यादा होगी। जब स्टील की वैल्यू ज्यादा होगी, AST की वैल्यू आपके पास ज्यादा होगी, AST की वैल्यू आपके पास ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है सर XU की वैल्यू भी ज्यादा होगी। सो इस जगह पर हमारे पास में ये जो XU होगा वो XU लिमिटिंग से थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ने लगेगा, करेक्ट बात है क्या? यस सर। तो इसमें जो रियल XU, रियल जो आपको न्यूट्रल एक्सिस मिलेगी वो थोड़ी सी नीचे की तरफ मिलेगी, यहां पे ये एक्चुअल वैल्यू यहां नहीं मिलेगी आपको, नीचे की तरफ मिलेगी। या आप ऐसे बोल दो कि हम इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं कि अभी इसमें कुछ लिखते नहीं है इसमें कि क्या है ये, तो इसमें क्या होगा, आपकी जो XU होगी वो थोड़ी सी नीचे खिसक जाएगी, XU लिमिटिंग के कंपैरिजन में नीचे खिसक जाएगी। जब वो नीचे खिसकेगी तो आपके पास में जो रियल डायग्राम मिलेगा वो कुछ ये मिलेगा, देखिएगा ये डायग्राम मिलेगा। कौन सा वाला? ब्लू वाला। थोड़ा सा दिख गया होगा, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं। हम इस डायग्राम की बात कर रहे हैं, इस वाले डायग्राम की। ये है इसका रियल डायग्राम,
हम इस डायग्राम की बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये वाली डिस्टेंस तो इसको हटा भी दो यहां से, ये वाली डिस्टेंस तो आपके पास दैट इज द एक्स यू लिमिटिंग, बट देखो बराबर है ना, एक्स लिमिटिंग है ये, लेकिन हमारा जो एक्स यू है वो थोड़ा नीचे चला गया है। तो एक्स यू लिमिटिंग कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया सर, सॉरी एक्स यू कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, दिस इज द एक्स यू। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर, इस जगह पर हम जानते हैं, यहां लिख भी सकता हूं कि एक्स यू इज ग्रेटर देन एक्स यू लिमिटिंग। कैसे हुआ, आपने क्या रटा इस चीज को, नहीं सर अभी तक जरूर रटा होगा, लेकिन बेटा अब रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि सर क्योंकि एक्स यू लिमिटिंग के बराबर है, उसको बैलेंस सेक्शन, जब हमने स्टील ज्यादा प्रोवाइड कराई तो एक्स यू की वैल्यू ज्यादा होगी कंपेयर टू द एक्स यू लिमिटिंग, जब हमने इसकी वैल्यू कम प्रोवाइड कराई तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा सर, यहां पे आएगा कि एक्स यू जो है आपका वो छोटा है एक्स यू लिमिटिंग के कंपैरिजन में। ठीक है, कैसे हुआ छोटा आपके पास में, वो आपको हम यहां दिखा देते हैं। देखिए स्टील जब आप कम प्रोवाइड कराओगे तो एक्स यू की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये जो वैल्यू है आप लोगों की थोड़ी, मतलब जो आपकी एक्स यू वो थोड़ी और ऊपर खिसकने लगेगी। तो मान लेते हैं ये हमारा एक्स यू लिमिटिंग है, यहां तक वही सेम एक्स यू, देखो तीनों में एक्स यू लिमिटिंग, तो हमने कह दिया कि भाई ऊपर खिसकने लगेगी, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि यहां तक खिसक गई होगी आपकी ये। ठीक है, हो गया। तो जब यहां पे ऊपर शिफ्ट हो जाएगी तो ऐसी सिचुएशन में हम वापस से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इज दैट करेक्ट। तो इस जगह पर जब हम इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, देखिए, और ऐसा ड्रॉ होगा तो आपको ये भी दिखेगा कि ये जो रियल डायग्राम हमारे पास में है वो ये डायग्राम है, दिस इज द रियल डायग्राम। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो व्हाट इज दिस इज द एक्स यू, द वैल्यू ऑफ द एक्स यू। ये एक्स यू की वैल्यू आपकी छोटी हो चुकी है, ये एक्स यू की वैल्यू कैसी होगी आपके पास में, छोटी हो गई है। ऐसे हुआ बेटा, ये रटना नहीं है कुछ भी। समझ में आ गया है, हाँ। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि टाइप ऑफ द सेक्शंस क्या होते हैं, पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हमने जहां पे मेन चीज एंड करी, देखो कितना सिस्टमैटिक वे है, आज हमने कम सीखा, लेकिन अभी तक हमने कम ही सीखा, ज्यादा नहीं पढ़ा आज की क्लास में, लेकिन कितना बेहतरीन पढ़ा कि एनालिसिस हमें सब समझ में आ गया। अब तुमको ये बताने की जरूरत नहीं कि व्हाट इज द अंडर रेनफोर्समेंट, व्हाट इज द ओवर रेनफोर्समेंट, व्हाट इज द बैलेंस सेक्शन। तीनों सेक्शन समझा दिए, प्रॉपर लिखाया है, डायग्राम बनाए हैं, हर एक चीज हम समझ चुके हैं। अगला जो हेडिंग आप डालेंगे, ये आपने जैसे एनालिसिस ऑफ द सिंगली रेनफोर्समेंट बीम डाला, हेडिंग डालेंगे डिजाइनिंग ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट बीम, डिजाइनिंग ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट बीम। अब आपको एक बात बताऊं, मैंने कुछ देर पहले कहा था कि जिस बच्चे को एनालिसिस ढंग से समझ में आया उसको डिजाइनिंग एकदम फर्जी लगेगा, और जिसको इस समझ में नहीं आया उनको तो भैया कुछ भी नहीं कह सकते। चलिए, अब पॉइंट ये आता है आपके पास में, जब डिजाइनिंग करते हैं तो सर आपको क्या क्या दिया जाता है और क्या क्या आपके पास में चाहिए होता है। चलिए गिवन डेटा की बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके पास में क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस आप लोगों को गिवन होती हैं। क्या क्या गिवन होता है, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन आपको गिवन होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बी गिवन होगा और आपको डी गिवन होगा। इज दैट क्लियर, यस सर। दूसरा पॉइंट आपके पास में है, और मैं आपको बता भी चुका हूं, कई बार दिया हुआ होता है, समटाइम्स नॉट गिवन। जो डायमेंशंस होती है मैं लिख भी देता हूं, समटाइम्स नॉट गिवन। क्या चीज, डायमेंशंस। कई की बार गिवन नहीं होती, देखो अगर गिवन है तो निकालनी नहीं है, अगर गिवन नहीं है तो निकालनी है। इसके अलावा ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता होता है, दिया जाता है, ग्रेड ऑफ स्टील आपको दिया जाता है, स्पैन की वैल्यू इसमें दी जाती है, लोडिंग आपको दी जाती है, बता दें कि इतने स्पैन का, इतनी लोडिंग को सहन करने वाला इस ग्रेड का स्टील का, इस ग्रेड की कंक्रीट का हमें एक बीम तैयार करना है। ठीक है, सब दिया जाता है। लास्ट में मेथड, और मेथड आपको बताइए, हम लोग एलएसएम मेथड पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल में, तो मेथड का नाम ओके क्लियर हो गया। अब पॉइंट आता है सर इसका उद्देश्य क्या होता है, हमारा एम क्या है मेनली। तो इसके अंदर दो एम होते हैं। पहला एम आपके पास जो क्लियर है वो हमेशा रहेगा, चाहे सिंगल ही है चाहे डबल ही है, एरिया ऑफ द स्टील। अब क्योंकि हम सिंगल ही रेनफोर्समेंट बीम की बात करें तो सिर्फ टेंशन साइड में ही रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं भाई। हम लोग जब भी कभी बात कर लेते हैं तो देखो एरिया ऑफ द स्टील यानी कि एएसटी की हम बात कर रहे हैं, तो हम एरिया ऑफ द स्टील या एएसटी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सिंगली रेनफोर्समेंट बीम के अंदर हम न्यूट्रल एक्सिस की सिर्फ एक ही साइड में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं, और वो जो एक साइड होती है वो टेंशन साइड होती है। ठीक है, तो वो टेंशन साइड होती है आपके पास में। ठीक है, हाँ यार थम जा भाई, है ना, गुरुजी इनके क्वेश्चन भी तो बता, थम तो जा, कराऊंगा सब कुछ, पहले सीख तो ले उतना,
तब तो क्वेश्चन करेगा, नहीं तो अभी मैं दे दूंगा पता ही नहीं चलेगा कहां से हुआ क्या हुआ। फिर सीख तो लो भैया, तब तो डिजाइनिंग सीख पाओगे। पहले डिजाइनिंग के बारे में जब पता नहीं हो ना बेटा तो थोड़ा बोलना चाहिए और सीखना ज्यादा चाहिए। तो थोड़ा बोलो, कम ज्यादा सीखो और कम बोलो, तब आपका दिमाग काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट आता है दैट्स इट, दैट इज द एरिया ऑफ द स्टील, यानी कि एएसटी। क्यों लिखा है एएसटी, सिर्फ एएससी वगैरह ऐसा कुछ क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा सर क्योंकि इस जगह पर हम सिर्फ स्टील टेंशन साइड में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहा है, एरिया ऑफ द स्टील इन द टेंशन साइड। और मैंने आपको साथ में ये भी बताया क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें क्रॉस सेक्शन डायमेंशंस भी निकालनी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हैं समटाइम्स। कब? जब अपने को नहीं दे रखी हो तब निकालनी है, जब दे रखी है तो काय को निकालनी है भाई? नहीं निकालनी। तो समटाइम्स आप लोगों को निकालनी पड़ सकती है, ये बता रखा है। अब हम लोग आ जाते हैं सर डिजाइनिंग के ऊपर। देखिए डिजाइनिंग की मैं एक छोटी सी समझने की एक टॉपिक की डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखिएगा डिजाइनिंग समझते हैं। अब देखो डिजाइनिंग में बेटा कमेंट सेक्शन में कम लिखो, डिस्टर्ब हो रहा हूं ना। चलिए डिजाइनिंग को समझते हैं। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं, जिनको सिर्फ मजा आ रहा है वो लगे रहें, जिनको नहीं आ रहा मजा वो शांत बैठे रहें और सीखने की कोशिश करें। पहला पॉइंट है कि जब भी कभी आप किसी भी सेक्शन की डिजाइनिंग करेंगे तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि सेक्शन की डिजाइनिंग करने के लिए हम बैलेंस सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, बता चुका हूं। एक बात तो ये याद रखनी है आपको, और दूसरी बात तो याद रखनी है जहां पर एनालिसिस खत्म हुआ। सर एनालिसिस कहां खत्म हुआ? एनालिसिस को स्टेप टू स्टेप हमने समझाया सर, आपने 4 स्टेप बताए। एक्सयू लिमिटिंग निकालो, एक्सयू निकालो, कंपेयर करो और एमआर निकाल दो। क्या कह रहा हूं? एक्सयू लिमिटिंग निकालो, एक्सयू निकालो, कंपेयर करो एमआर, एक्सयू लिमिटिंग, एक्सयू कंपेयर एमआर, एक्सयू लिमिटिंग, एक्सयू कंपेयर एमआर, खत्म। अब सबसे लास्ट टॉपिक क्या है इसका? लास्ट स्टेप क्या है इसका? एमआर है। लास्ट स्टेप एमआर। जहां पे एनालिसिस खत्म होता है वहीं से आपका डिजाइन शुरू हो जाता है। जहां पे एनालिसिस की लाइन खत्म होती है वहीं से डिजाइनिंग की लाइन शुरू हो जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हेडिंग तो डाल ही लिया आप लोगों ने, तो लिख ही लिया। अब इसमें लिख रहा हूं मैं कि बैलेंस, यहां जो हमने बताया था कि बैलेंस्ड सेक्शन इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग। हम लोग बैलेंस सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं डिजाइनिंग करने के लिए। ऑलवेज बैलेंस सेक्शन इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग। ओके सर, इसका मतलब क्या होता है? इट मींस, इसका मतलब यही तो हुआ कि सर एक्सयू बराबर एक्सयू लिमिटिंग के हैं, एंड वी ऑलरेडी नो कि एक्सयू लिमिटिंग जो होता है सर ये तो केडी होता है। क्या होता है? केडी। तो इसका मतलब जहां पे एक्सयू लिखा हुआ है उसकी जगह मैं एक्सयू लिमिटिंग लिख सकता हूं, और जहां एक्सयू लिमिटिंग है वो तो केडी के बराबर है, तो डायरेक्टली जहां पर एक्सयू है मैं उसको केडी के बराबर लिख सकता हूं। इज दैट क्लियर? यस सर। अब हमने आप लोगों को कहा कि भाई जिस जगह पर आपका एनालिसिस खत्म होता है वहीं से आपकी डिजाइनिंग शुरू होती है। अब एनालिसिस कहां पे खत्म था सर? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पे खत्म था, वहीं से आपका एनालिसिस शुरू हो जाएगा। तो चलिए जब एनालिसिस की हम बात करते हैं तो मैंने उसको एमआर ऑफ द कंप्रेशन साइड, एमआर ऑफ द टेंशन साइड पे खत्म किया। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसमें एमआर ऑफ कंप्रेशन साइड को ले लेते हैं, एमआर ऑफ द कंप्रेशन साइड को उठा लेते हैं इस जगह पे। चलिए हेडिंग डालते हैं एमआर ऑफ कंप्रेशन साइड। क्या था सर एमआर ऑफ द कंप्रेशन साइड? तो हमने लिखा एमआर ऑफ द कंप्रेशन इज इक्वल्स टू, क्या होता था? फोर्स इंटू लिबर आर्म। कंप्रेशन साइड का फोर्स 0.36 इंटू एफसीके इंटू बी डॉट एक्सयू, ब्रैकेट क्लोज, डी माइनस 0.42 टाइम्स ऑफ एक्सयू। बहुत ही एक ही बार पूरी गहरी नजर से देखना, एक बार में दिमाग में छप जाएगा। पॉइंट आता है सर, हम लोग इस कंडीशन को बैलेंस सेक्शन के लिए देख रहे हैं, तो हमने लिखा फॉर द बैलेंस सेक्शन। अगर हम बैलेंस्ड सेक्शन की बात करेंगे तो जहां जहां पर आपके पास में एक्सयू है वहां पर एक्सयू लिमिटिंग हो जाएगा, करेक्ट बात है। दूसरी बात, और एक्सयू लिमिटिंग केडी के बराबर होता है, बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही सब। दूसरी बात, जो एमआर कंप्रेशन है इसको मैं एमआर बैलेंस लिख सकता हूं। अब क्या लिख सकता हूं? एमआर बैलेंस। अब इन एंड कंडीशंस को, ये जो सिचुएशंस है इसको इसमें पुट कर दीजिए।
तो यहां पे कंडीशन क्या बनी, सो लिखेंगे, सो इसको इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, एम आर बैलेंस लिख देंगे अब इसको, क्योंकि ये बैलेंस सेक्शन का एम आर हो चुका है अब, बैलेंस सेक्शन का एम आर कंप्रेशन नहीं, अब ये बैलेंस सेक्शन का कंप्रेशन साइड का एम आर हो चुका है। तो एम आर बैलेंस क्या बनेगा, 0.36 इंटू एफ सी के इंटू बी, और बी के बाद एक्स यू की जगह आ जाएगा एक्स यू लिमिटिंग, ब्रैकेट क्लोज, डी माइनस 0.42 और एक्स यू की जगह वापस से क्या आ जाएगा, एक्स यू लिमिटिंग। ये बात आपके दिमाग पे रहनी चाहिए, कहां पर एक्स यू है, एक्स यू ये रहा, एक्स यू ये रहा, दोनों की जगह क्या पुट कर दिया, एक्स यू लिमिटिंग, एम आर सी की जगह क्या पुट कर दिया, एम आर बैलेंस। ओके सर, अब क्योंकि हमें पता है कि एक्सयू लिमिटिंग जो है सर ये तो केडी के बराबर होता है, तो चलिए जहां जहां पर एक्सयू लिमिटिंग है उसको केडी पुट कर दीजिए। तो इस जगह जब मैं एम आर बैलेंस की बात करूंगा तो एम आर बैलेंस बनेगा 0.36 इंटू एफ सी के इंटू बी डॉट के इंटू डी, फिर इसके बाद में ब्रैकेट डी माइनस 0.42 एक्सयू लिमिटिंग की जगह वापस से के इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। फोकस करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो इसमें डी और डी कॉमन है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, क्या मैं डी को बाहर लेके आ सकता हूं, बिल्कुल ला सकते हैं सर। एम आर बैलेंस इज इक्वल्स टू 0.36 इंटू एफ सी के इंटू बी, अब के इंटू डी यहां पे एक है, इन दोनों में से डी कॉमन बाहर निकालोगे तो डी का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, यस सर लिख सकता हूं, ब्रैकेट में बचा 1 माइनस 0.42 इंटू के, बच गया। अब यहां ध्यान रखिएगा, ये जो 1 माइनस 0.42 इंटू के लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर, यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है 1 माइनस 0.42 इंटू के, इसको बोलते हैं जे। व्हाट इज द जे, जे इज द लीवर आर्म कॉफिशिएंट। आप देखिए ध्यान से, ये वैल्यू क्या होती थी, लीवर आर्म, लीवर आर्म, लीवर आर्म, तो लास्ट में क्या बचेगा, लीवर आर्म कॉफिशिएंट, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज द लीवर आर्म कॉफिशिएंट। कितना स्मूथ चल रहा है, कितना स्मूथ सर, ये फॉर्मूले हम पहले से जानते थे। हमने कहा कि डिजाइनिंग के लिए हम हमेशा बैलेंस सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक्स यू बराबर एक्स यू लिमिटिंग, तो इसमें जहां जहां एक्स यू था उसकी जगह एक्स यू लिमिटिंग पुट कर दिया, और जब इसको एक्स यू लिमिटिंग पुट किया, बैलेंस सेक्शन की बात करी तो एम आर कंप्रेशन को एम आर बैलेंस बोल दिया। जहां पर एक्स यू लिमिटिंग है हम जानते हैं एक्स यू लिमिटिंग केडी के बराबर होता है, जब एक्स यू लिमिटिंग केडी के बराबर तो एक्स जहां जहां पे एक्स यू लिमिटिंग उसको केडी के बराबर पुट कर दो। जहां जहां पे एक कंडीशन आपके पास बनती हुई दिखाई दे रही है उनको बनाओ, जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकालो। तो कॉमन क्या आ रहा था आपके पास में, डी कॉमन आ रहा था, डी को बाहर निकाल दिया, डी कॉमन आ रहा था इसलिए एक डी पहले से, डी कॉमन आएगा, डी स्क्वायर हो गया। 1 माइनस 0.42 इंटू के को लीवर आर्म कॉफिशिएंट बोलते हैं, एग्जाम में काफी बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब कहानी आगे चलती है सर, आगे कैसे चलती है इसमें और आगे देखिए। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या लिखा हुआ है उस जगह पे, एम आर फ्रॉम द एम आर बैलेंस सेक्शन इज इक्वल्स टू 0.36 इंटू एफ सी के इंटू बी इंटू, अब देखिएगा एफ सी के इंटू बी, के डी स्क्वायर इंटू जे लिख सकता हूं क्या, इसको लिख सकता हूं के इंटू डी स्क्वायर इंटू जे लिख दिया, जे आपका लीवर आर्म कॉफिशिएंट है। अब मैं इसको थोड़ा सा इसको अरेंज कर देता हूं, तो मैं यहां पे एम आर बैलेंस को एक तरीके से लिख रहा हूं, तो एम आर बैलेंस आया 0.36 इंटू एफ सी के इंटू के इंटू जे, मैं लास्ट में बी डी स्क्वायर को सबसे लास्ट में ले जा रहा हूं, किसको बेटा, बी और डी स्क्वायर को सबसे लास्ट में ले गया, बी और डी स्क्वायर को लास्ट में लेगा, बाकी सबको आगे लिख दिया। ओके सर, अब यहां पे एक और टर्म मिला मुझे 0.36 इंटू एफ सी के इंटू के इंटू जे, इसको बोलते हैं क्यू। क्यू क्या होता है आपके पास में, क्यू इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कॉफिशिएंट। व्हाट इज क्यू, क्यू इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कॉफिशिएंट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कॉफिशिएंट। जितने बच्चों को डिजाइनिंग से डर लगता है ना, आज आपको डिजाइनिंग ऐसा लगेगा कि सिविल इंजीनियरिंग का सबसे आसान पार्ट आपने सिखा दिया सर। तो अब इसमें फाइनली क्या हुआ, एम आर बैलेंस का एक हमें फॉर्मूला मिला, एम आर बैलेंस या एम आर लिमिटिंग भी इसको बोलते हैं हम लोग, एम आर बैलेंस, एम आर लिमिटिंग, एम आर मैक्सिमम, मैंने कई बार बोल रखा है, जहां पे बैलेंस वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, बैलेंस, लिमिटिंग, मैक्सिमम कुछ भी लिख सकते हो। ये बन गया क्यू तो है, ये बी डी स्क्वायर, क्यू बी डी स्क्वायर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने इंजीनियरिंग के अंदर ये वाले फॉर्मूले को जरूर पढ़ के आए होंगे। ये वाला फॉर्मूला आपने अपने जीवन में अवश्य ही कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से पढ़ा होगा, और ये फॉर्मूला कैसे निकलता है, रट्टाफिकेशन चलता होगा। आज आप लोगों के सामने फॉर्मूला बहुत ही सिंपलेस्ट वे में निकाल के मैंने दिखा दिया, ऐसे निकलता है बेटा क्यू बी डी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आता, तो डिजाइनिंग हम लोग कर रहे हैं, डिजाइनिंग में आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया कि क्यू बी डी स्क्वायर फॉर्मूला कैसे निकलता है। अब आपके दिमाग में एक चीज आती है कि सर आपने कहा कि डायमेंशन निकालनी है, वो डायमेंशन कैसे निकाली जाएगी। देखो मैं पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। इट इज नोन एज
लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग, दैट इज नोन एज द लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। बोला ना, एमआर लिमिटिंग बोलो, एमआर मैक्स बोलो, एमआर बैलेंस बोलो, इसको हम लोग लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से जान रहे होते हैं। ठीक है, कई बार, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, दिस इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस्ड सेक्शन, बैलेंस्ड सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है सर ये। ओके सर, अब कई बार कई क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि आपको डी गिवन नहीं होगा। इफ डी इज नॉट गिवन, लेट सपोज कि आपको डी दिया ही नहीं है, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं स्पेशल नोट इसमें डाल के, इसी के अंदर चल रहा है ये स्पेशल नोट डाल के, इसमें लिखते हैं कि इफ डी इज नॉट गिवन, ठीक है, इफ डी इज नॉट गिवन, जैसे इसमें था ना क्यूबीडी स्क्वायर, तो इसमें मान लो डी इज नॉट गिवन, मतलब सिंपल सीधी सी बात है सर, डायमेंशन गिवन नहीं। अच्छा, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर डी है कैपिटल डी, स्मॉल डी है कैपिटल डी, तो इसका मतलब है उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। ठीक है, सुनना मेरी बात को, जो बच्चा ये कह देना क्लास के अंदर, मैंने देखा है कई बार, और मैं क्लास में, चल तुम बोलो नहीं अब शर्म के मारे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर डी या कैपिटल डी, तो भैया आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप सिर्फ रट्टा मार रहे हो, और यार जो आपको समझ में आ रहा है आप बस एंजॉय कर रहे हो, लेकिन डेप्थ तक नहीं जा रहे हो। खुद से भी जाना पड़ता है ना सब्जेक्ट के डेप्थ में। बेटा कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी प्लस डी नॉट होता है, और डी नॉट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, या फिर डी नॉट जनरली हमें पता होता है, डी नॉट हमेशा 50 ही होता है ज्यादातर बीम के केस में, तो 50 होता है ये, तो डी आ गया तो कैपिटल डी आ जाएगा, कैपिटल डी आ जाएगा तो स्मॉल डी आ जाएगा, तो कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना भैया, स्मॉल डी इज नॉट गिवन, मान लो अगर नहीं गिवन है तो आपको फॉर्मूला क्या है आपके पास में, एम आर बैलेंस या लिमिटिंग या मैक्सिमम इज इक्वल्स टू क्यू बी डी स्क्वायर। यहां से डी का फॉर्मूला क्या बनेगा, डी बराबर अंडर द रूट क्यू, सॉरी एम आर बैलेंस या कुछ भी लिख दो, बैंड मोमेंट लिख दो, अपॉन क्यू इंटू बी, यही तो बनेगा भाई फॉर्मूला, क्यू इंटू बी बन गया। लो ये दूसरा आपके पास में फॉर्मूला बन गया, दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला, हो गया क्लियर। इसके बाद और एक दिल बना दो, चलो सर हो गया। अब पॉइंट ये आता है कि सर यहां पे ना एक वैल्यू निकाली जाती है, दैट इज ऑफ द क्यू, है ना। अब देखो इस क्यू की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी आपको बताता हूं, और ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है ये वैल्यू भी, द वैल्यू ऑफ द क्यू। एक इधर स्पेशल नोट में ही चल रहा है बेटा, ये भी एक हमने एक टेबल बनाई, और टेबल में आता है हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्यू, है ना, हाउ टू फाइंड क्यू, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू। ये क्यू की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, चलिए बता देते हैं आप लोगों को। सबसे पहले जब ये टेबल की बात कर रहे हैं तो एक तरफ ग्रेड ऑफ स्टील आएगी, ये भी ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर डिपेंड करती है जनरली, ठीक है, ये कई चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन मेनली हम लोग ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, सॉरी हम इसको मेनली ग्रेड ऑफ स्टील और कॉन्क्रीट दोनों के ऊपर बेसिस देखेंगे। तो पहले हम लोग लेकिन यहाँ पे बताएंगे कैसे, ग्रेड ऑफ स्टील से, तो हमें लिखा मैंने ग्रेड ऑफ स्टील। अब देखो ग्रेड ऑफ स्टील के लिए इस तरफ हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं क्यू की, मैं पहले एफ ई 250 के लिए बात करूंगा, फिर एफ ई 415 के लिए बात करेंगे, और फिर एफ ई 500 के लिए। और टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा कि निकाला कैसे है। इसकी वैल्यू होती है बेटा 0.148 टाइम्स ऑफ एफ सी के, इसकी वैल्यू होती है 0.138 टाइम्स ऑफ एफ सी के, और इसकी वैल्यू होती है 0.133 या कई जगह पे 134 भी लिखा होता है, 133 एफ सी के। अब इसको समझते हैं, जैसे इसमें एफ ई 250 के लिए क्यू कैसे निकाला। पहली बात तो क्यू आपको पता होना चाहिए क्यू क्या चीज है, तो क्यू एग्जांपल हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं डायरेक्टली कि कैसे लिया ये। तो 0.36 इंटू एफ सी के इंटू के इंटू जे, यही तो है, यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, जे क्या चीज है आपके पास में, जे हमें पता है 1 माइनस 0.42 इंटू के होता है, लिख रहा है 1 माइनस 0.42 इंटू के, ये जे होता है, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करता हूं, देखिए हमने वैल्यू पुट करी 0.36, एफसीके को एफसीके रहने देना है क्योंकि इसमें एफसीके की टर्म में, के आपके पास में एफ ई 250 के लिए के याद करो कितना था, 0.53 था सर, ब्रैकेट क्लोज। जे क्या होता है 1 माइनस 0.42 इंटू के हमको पता ही है 0.53। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए बेटा, यही निकल के आएगा। सेम ऐसी नीचे वाली टर्म में बस यहाँ पे 0.53 की जगह पे क्या पुट करना है आपको, 0.48 पुट करना है इस जगह पर, इस जगह पे। इस वाली में 0.46 पुट करना है क्योंकि के की वैल्यू हमको पता है, तो इस जगह से वो वैल्यूज तीनों निकल के आ जाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए सर, ये हमारे समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट हुआ। अब हमारे दिमाग में आता है सर,
आपने कंप्रेशन साइड से तो चीजें निकालना सिखा दी, डिजाइनिंग हमें काफी हद तक समझ में आ गई। अगला एक पॉइंट आता है सर एनालिसिस, सॉरी टेंशन साइड से। अब हम लोग एक हमने पॉइंट पढ़ा, दैट इज एमआर फ्रॉम कंप्रेशन साइड। सबसे पहला पॉइंट हमने ये उठाया। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दूसरा पॉइंट आएगा, दैट इज एमआर फ्रॉम द टेंशन साइड। एमआर फ्रॉम टेंशन साइड, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो जब हम टेंशन साइड से एमआर निकालेंगे तो अब ऐसा तो नहीं कि रटने की जरूरत है या पीछे जाने की जरूरत है देखने की, सर हमें क्या लिखाया था हमको तो याद ही नहीं है। भैया सीधी सी बात है, एमआर की बात चल रही है, एमआर फ्रॉम द टेंशन साइड। अब एमआर क्या होता था, फोर्स इंटू लिवर आर्म, टेंशन साइड का फोर्स होता था। रटना कुछ नहीं है, बस दिमाग में रहना चाहिए, जरूरी नहीं रट्टा मारो। आप लोग याद करके दिमाग में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके भी फॉर्मूलाज याद कर सकते हो। एफ आई इंटू ए एस टी, देखो क्योंकि फोर्स होता है स्ट्रेस इंटू एरिया और लिवर आर्म था डी माइनस 0.42 टाइम्स ऑफ एक्स यू, बस हो गया काम, हो गया। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बैलेंस सेक्शन की कंडीशन इसमें लगानी है, फॉर द बैलेंस्ड सेक्शन। जब मैं आपसे बैलेंस्ड सेक्शन की बात करूंगा तो बैलेंस्ड सेक्शन के लिए एक्स यू की वैल्यू एक्स यू लिमिटिंग के बराबर होती है, और साथ में आपके पास एक तो एक्स यू की लिमिटिंग, एक्स यू की वैल्यू एक्स यू लिमिटिंग के बराबर होगी। दूसरी बात, जहां जहां पर आपके पास एम आर बैलेंस सॉरी एम आर टी है उसकी जगह पे अपना एम आर बैलेंस हो जाएगा, सिंपल हो गया। अब इसको पुट कर दीजिए, तो फाइनली यहां पे क्या पुट किया आपने, सो एम आर बैलेंस इज इक्वल्स टू 0.87 टाइम्स ऑफ एफ वाई इंटू ए एस टी ब्रैकेट क्लोज डी माइनस 0.42 टाइम्स ऑफ एक्स यू लिमिटिंग। एक्स यू की जगह क्या पुट कर दोगे, एक्स यू लिमिटिंग पुट कर दोगे। जब वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि आप ये भी जानते हो कि एक्स यू लिमिटिंग जो होता है ये सर केडी होता है, तो अगर केडी है तो और पुट करिए। तो यहां से एम आर बैलेंस की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, एम आर बैलेंस आपके पास बनेगा 0.87 टाइम्स ऑफ एफ वाई इंटू ए एस टी ब्रैकेट क्लोज। अब यहां से जब वैल्यू निकालोगे एक्स यू लिमिटिंग की, जो डी माइनस 0.42 टाइम्स ऑफ एक्स यू लिमिटिंग की जगह केडी पुट कर दोगे। यहां से डी कॉमन आ जाएगा, तो डी कॉमन आएगा तो कैसे फाइंड आउट करोगे, सो एम आर बैलेंस इज इक्वल्स टू 0.87 टाइम्स ऑफ एफ आई इंटू ए एस टी इंटू डी ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस 0.42 टाइम्स ऑफ के। अब वापस से ये आपके पास में जे है जिसको हम लोग लीवर आर्म कॉफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है, लीवर आर्म कॉफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है सर। और इसके बाद में इसको पुट करेंगे तो हमारे पास में कुछ वैल्यूज आएंगी, तो क्या लिखेंगे, सो अपने पास क्या बना फॉर्मूला बना एम आर बैलेंस is equals to 0.87 times of Fy into AST dot D dot J, यही बना भाई। अब यहां से मुझे चाहिए AST, तो AST क्या निकल के आएगा, MR बैलेंस अपॉन 0.87 टाइम्स ऑफ Fy इंटू J इंटू J इंटू D, ये निकल के आ गया और बन गया भाई, हो गया खत्म। डिजाइनिंग खत्म होगी, सोचो तुम्हारी कुछ बचा डिजाइनिंग में, देखो तुम खुद ही, डिजाइनिंग होगी एंड सर, ये बन गया आपका फाइनल फॉर्मूला। तो अब हमें ये समझ में आया, अब हमें ये समझ में आया बेटा कि देखो दो चीजें हमने बोली थी जब इसकी डिजाइनिंग की बात आई थी, तो हमें दो चीजें निकालनी थी। पहला था एरिया ऑफ द स्टील, है ना, दूसरा था क्रॉस सेक्शन डायमेंशन। तो पता चल गया कि एरिया ऑफ द स्टील का डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आ गया, ये रहा। एरिया ऑफ द स्टील कहां से निकालेंगे, टेंशन साइड से निकालेंगे। दूसरी बात सर, क्रॉस सेक्शन, दूसरी चीज होती थी इसमें क्रॉस सेक्शन निकालना होता था कई बार। अगर क्रॉस सेक्शन चाहिए तो उसको कंप्रेशन साइड से निकालेंगे। डी आ गया तो मतलब कैपिटल डी आ जाएगा, ठीक है, ओके। 0.87 एफ बाई एस टी को क्या बोलेंगे, जैसे उसमें क्यू था, हाँ बेटा, इसको भी एक बच्चा बोले कि इसको क्या बोलेंगे, बेटा इसको नहीं बोलते ना, इसीलिए तो जबरदस्ती थोड़ी बोलेंगे, जबरदस्ती बोलते हैं कुछ भी, मन आए जो बोल दो, ऐसा थोड़ी काम चलता है बेटा। जबरदस्ती कुछ भी नहीं बोलना है, जो एक्चुअल मतलब है वही बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, एक्चुअल जो मतलब है वही बोलेंगे, जबरदस्ती कुछ नहीं बोलेंगे। चलो भाई,
यहां तक कहानी समझ में आ गई। अब मुझे ईमानदारी से बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको एनालिसिस और डिजाइनिंग दोनों एकदम रपचिक समझ में आई है। देखो मैंने क्लियरली बोला था जिसको एनालिसिस समझ में आता है उसको डिजाइनिंग समझने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा और ना ही कोई परेशानी आएगी। क्या मैंने झूठ तो नहीं बोला था भाई आप लोगों से? कोई बोल दो मतलब कि सर झूठ बोल दिया सर आपने, तो मजा नहीं आया। चलो अभी कमेंट सेक्शन में आप लोगों का गजब का रिस्पॉन्स आना चाहिए और आपको ये पता चल रहा होगा कि धीरे धीरे सर ने जो कहा था पेशेंस लेवल अगर रखेंगे तो अपने आप चीजें बढ़ती हुई चली जाएंगी और लेवल जो होगा अपने आप ही हाई होता हुआ चला जाएगा और चीजें इतनी क्लियर वे में समझ में आएंगी कि शायद आप लोगों ने सोचा भी ना हो कि यार ये सब्जेक्ट इतना आसान कैसे बन गया, है ना। तो कोई कमी छोड़ी नहीं है बेटा हमने अपनी तरफ से। समझ में आ गया? 50 क्या लिख रहा है भाई? 50 क्या है ये? 50% समझ में आया है? खुद नहीं डिसाइड कर लिया? वो मीटर बीटर लगा के बैठा अंदर। चलो बहुत बढ़िया। ओके अब आगे बढ़ेंगे, एक इंपॉर्टेंट नोट डालेंगे। तुम्हारा रेस्पॉन्स बड़ा फीका फीका है यार, यहां टीचर पूरी जान निकाल दे रहा है, ठीक है, जान निकाल दे रहा है ये सेशन वो हमारा ये, पर तुम्हारा मजा नहीं आ रहा है सेशन के अंदर। तुमको इंपॉर्टेंट नोट मतलब हमको ऐसी एनर्जी नहीं मिल रही है, पूछते तुम क्वेश्चन ऐसे ऐसे हो। और चलिए बहुत बढ़िया। जबरदस्ती तो नहीं बोल रहे हो? 100.00 एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे कैसे आएंगे, तो बेटा थोड़ा धैर्य रखोगे तो समझ में आएंगे। यही तो दिक्कत है। दिक्कत कल एक जो हमारा यूट्यूब पे सेशन हो रहा था तो उसमें एक मैथ्स के एक सर पढ़ाते हैं, पुनीत सर, गेट में मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। उन्होंने एक बात कही और मैंने एक चीज बात समझने की कोशिश करी उनकी और दैट वाज वेरी गुड। तो उसमें बोलते हैं कि सर बच्चा का फेल होने का कारण क्या है, बच्चे के फेलियर होने का कारण क्या है। तो उन्होंने बताया कि बच्चा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या टीचर फ्लो में पढ़ाएगा, उसको पता ही नहीं है कि है क्या है एक्चुअली में सब्जेक्ट में, कैसे फ्लो होगा, कैसे पढ़ाएंगे, उसको पता ही नहीं है। वो इररिलेवेंट पूछे जा रहा है, पूछे जा रहे, पूछे जा रहे। तो वो कहते हैं कि अगर कोई जो टीचर पढ़ा रहा है आपको सिर्फ वो सुनना है, जो आपके मन में आ रहा है वो एग्जाम में नहीं आएगा। जैसे कोई बच्चा पूछ ले, जैसे कई बच्चे आते हैं, अभी एक बच्चे ने थोड़ी देर पहले पूछा कि सर बैलेंस सेक्शन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, अंडर का क्यों नहीं कर लेते, जबकि मैं पहले ही बोल चुका हूं। हाँ वही जो हम पढ़ाएंगे वो आएगा, जो तुम पूछोगे वो नहीं आएगा। तो पॉइंट इज कि और तुम मुझे देख लेना, अभी तो आरसीसी स्टार्ट हुआ है हमारा, 2-3 चैप्टर जब हो जाए ना बेटा, तो आपके मित्र जो कहीं पढ़ रहे हो उनका एक बार आरसीसी जरूर उठा के देख लेना, तब तुमको समझ में आ जाएगा कि वहां बैठे होते तो तुम्हारा क्या हालत होती। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि जब भी कभी कोई टीचर पढ़ा रहा हो ना, हैव पेशेंस इन द क्लास, वो आपको बहुत बेहतरीन पढ़ाएंगे। इंजीनियर्स वाला का, सिविल इंजीनियरिंग का हर एक फैकल्टी आपको इतना डेप्थ लेके जाएगा किसी हर अपने सब्जेक्ट में कि आपने खुद से कभी सोचा ही नहीं होगा कि इतना डेप्थ हो सकता है, और बहुत ही एंजॉइंग मोड के अंदर। ओके चलिए, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट नोट। सर बहुत ही कमाल का टॉपिक है। देखो एक टॉपिक आता है आपके पास, एक तो हमने एक तरीका पढ़ा, एक तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा एरिया ऑफ द स्टील निकालने का ये, लेकिन ना एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है। यूनिवर्सल फॉर्मूला मतलब ऐसा फॉर्मूला आपके पास में जो फॉर्मूला हमेशा काम आएगा, तो इसको लिखते हैं यूनिवर्सल फॉर्मूला। कई जगह पे काम में आएगा, ये हम लोग स्लैब वगैरह में फुटिंग में यूज करेंगे। यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द स्टील। अगर आपको एरिया ऑफ द स्टील निकालना है तो उसका बेटा एक यूनिवर्सल फॉर्मूला भी होता है ना, और वो आपको याद भी कर लेना है। तो एक फॉर्मूला होता है AS इज इक्वल्स टू 0.5 FC के अपॉन FY ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस अंडर द रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FC के BD स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज B इंटू D। ये फॉर्मूला है बेटा, आपने अपने कॉलेज में अवश्य पढ़ा होगा, इस फॉर्मूले को जरूर पढ़ा होगा। तो याद करना है आप लोगों को। दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ द स्टील। एरिया ऑफ द स्टील को वैल्यू को फाइंड आउट करने का एक तरीका है, जहां पर आपके पास में जो MU है
MU इज द अल्टीमेट मूवमेंट, या इसको बोल सकते हो डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट। क्या चीज है ये? दिस इज द डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट, जिसमें फैक्टर्ड हो रखा है, इसको फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट भी बोलते हैं। डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट का मतलब है MU का मतलब अल्टीमेट मूवमेंट, मतलब जो मूवमेंट आया उसके अंदर 1.5 का मल्टीप्लाई भी किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। रुको जरा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो MU का डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट है। दूसरा पॉइंट आता है आपको जो समझ में आना चाहिए, मैं हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। देखो पहली बात तो एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि जो स्तरीय होता है आपके पास में, क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टील बार, जो स्टील बार है हमारी, उसका सर क्रॉस सेक्शन कैसा दिखता है। तो याद रखिएगा, जैसे आपके पास कोई भी स्टील बार है, अब ये HYSD हो चाहे माइल्ड स्टील हो, मुझे वो बताना आपका कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं आपको कुछ और सिखा रहा हूं। जैसे आपका स्टील बार है, पहली बात तो अगर इसका मैं क्रॉस सेक्शन, मैं इसको कहीं से भी काटूंगा तो मुझे ये वाला हिस्सा दिखाई देगा। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है सर? राउंड या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। तो सबसे पहली बात तो क्रॉस सेक्शन जो होता है स्टील बार का वो सर्कुलर होता है। ठीक है, कैसा होता है बेटा? याद रखेंगे, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है स्टील बार का, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, और इसका जो डाया होता है ना, डायामीटर, इस डायामीटर को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। किससे? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको यहां भी दिखा सकते हैं कि इसका जो डाया होगा वो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डाया ऑफ द स्टील बार, डाया ऑफ द स्टील बार को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तुम सोचोगे कि सर क्या कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है? अरे बेटा, RRB जेई के अंदर एक क्वेश्चन आया था, मतलब शर्म की बात है कि ऐसा एक क्वेश्चन दिया RRB ने, और आज नहीं 2019 या 2016 के अंदर कुछ क्वेश्चन आया था। उसमें पूछा था बताओ कि स्टील का जो सरिया होता है उसके डाया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आंसर आया फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। वाह भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाते हैं सर, एरिया ऑफ द स्टील बार। अब देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका राउंड क्रॉस सेक्शन है, और ये ध्यान रखिएगा हमेशा क्रॉस सेक्शन के थ्रू एरिया ऑफ द स्टील निकालते हैं। तीसरा पॉइंट आपके पास आता है सर, एरिया ऑफ द स्टील बार। एरिया ऑफ स्टील बार, जो आपका स्टील का बार है सर, उसका एरिया कितना होगा? तो स्टील बार का एरिया आपके पास में निकालते हैं, डाया सॉरी AST से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, AS से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आपके पास में दैट इज π/4 इंटू फाई स्क्वायर। क्या होता है? π/4 इंटू फाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। अगर मैं आपसे कहता हूं n बार्स की बात चल रही है, फॉर n बार्स, ये तो एक बार का एरिया हुआ। अगर n बार्स हैं आपके पास में, फॉर n बार्स, जो AS होगा, AS या AS टोटल भी इसको बोल सकते हैं, टोटल एरिया ऑफ द स्टील कितना हुआ? दैट इज n इंटू π/4 इंटू फाई स्क्वायर, इसको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है सर, ये भी हमें समझ में आ गया, हो गया। इसी जगह पर यहीं पर आपको अगर निकालना हो कि नंबर ऑफ द बार्स कितने हैं, नंबर ऑफ द बार्स, तो इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। नंबर ऑफ द बार्स n अगर निकालना हो और आपके पास में टोटल एरिया ऑफ द स्टील और डाया दे रखा हो, तो n कैसे निकालेंगे? n आप निकालेंगे AS टोटल, जो टोटल एरिया ऑफ द स्टील है आपके पास में, या AST भी बोल सकते हो, अपॉन π/4 इंटू फाई स्क्वायर। तो ऐसे आप लोग n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सर ये भी समझ में आ गया। सबसे लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट खास बात है वो है आपकी स्पेसिंग। अब स्पेसिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरी की पूरी RCC स्ट्रक्चर डिजाइनिंग के अंदर। सो फोर्थ पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, स्पेसिंग ऑफ द रेनफोर्समेंट, स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, और ये पर मीटर पर हम लोग बात कर रहे हैं, पर मीटर, और पर मीटर में भी इक्वल स्पेसिंग के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, पर मीटर पर कितनी स्पेसिंग होती है, पर मीटर में स्पेसिंग हम लोग कितनी देखते हैं। ठीक है, आपको ये बात थोड़ी सी पता तो होगी, वैसे तो आप लोग बहुत तेज हो, ये पता होगा आप लोगों को कि जो 1 मीटर होता है इसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। ठीक है, 10 mm। तो कायदे से बात करें तो 1 मीटर में 1000 mm हो गए। करेक्ट बात है ना सर? पूरा कैलकुलेशन देंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो 1 मीटर में ओवरऑल 1000 mm होते हैं। ये आपको पता भी होगा। अब स्पेसिंग का जो आपके पास में फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 1000/n। ये कैसे आता है सर? देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 1 मीटर डिस्टेंस इतनी है, थोड़ा समझिएगा, तुक्काबाजी मत करिएगा, 1 मीटर जगह इतनी है। अब मैं कहता हूं कि आप लोगों ने इसके अंदर सेक्शन बना रखे हैं और सब में सारे के सारे इक्वल सेक्शंस हैं। तो मान लो n सेक्शंस में आपने इसको डिवाइड कर दिया है ना, और जो n सेक्शंस हैं आपके पास में वो इक्वल डिस्टेंस के हैं, ये भी इक्वल डिस्टेंस का, ये भी इक्वल डिस्टेंस का, ये भी इक्वल डिस्टेंस का, ऐसे। तो आप क्या करोगे, जो सेक्शंस आपने बनाए
तो 1000 मतलब 1 मीटर या 1000 mm को जब आप n से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन सब के बीच की जो इक्वल स्पेसिंग है उसकी वैल्यू कितनी है। तो s की वैल्यू कैसे मिली, 1000/n से मिली। अब एक तो ये फॉर्मूला है जो बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन अगर इसको निकालना हो तो s इज इक्वल्स टू n, आपके पास क्या है, as टोटल पाई4 इंटू 5 स्क्वायर। तो हम चाहें तो इसको डायरेक्ट as भी लिख सकते हो, as टोटल लिखो या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नीचे यहाँ पे आया 1000/n। अच्छा n कितना होता है आपके पास, n होता है as टोटल या as अपॉन पाई4 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास में मैं s की बात करूंगा तो s कितना बना, 1000 इंटू ऊपर जाएगा पाई4 इंटू 5 स्क्वायर, पाई4 इंटू 5 स्क्वायर अपॉन as। ये आपका फॉर्मूला बन गया बेटा किसका, स्पेसिंग फाइंड आउट करने का। दिस इज, ये हमारे समझ में आ गया, as 1000 इंटू पाई4 इंटू 5 स्क्वायर अपॉन as। ये आपके पास स्पेसिंग का फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उनको एक बार हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं ग्रीन कलर से। तो देखिए, एक तो ये फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नंबर ऑफ बार का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और n बार्स का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको हमने बताई दिया। ठीक है भाई, ये वो चीजें हैं जो शायद आप लोगों को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस देती हैं जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी। थोड़ा कलर बदल दें, थोड़ा कलर में मजा नहीं आ रहा है तो पिंक कलर कर देते हैं, बढ़िया लगेंगे सारे के सारे। ठीक है, नोट्स भी थोड़े चमकते चमकते से लगेंगे, ऐसा लगेगा घास फैला रखी है नहीं तो, है ना। चलिए आइए, हाँ अब ये बन गया भाई, यहाँ पे कंडीशन और अच्छी हमने क्रिएट कर दी। टाइम कितना हो गया है, टाइम हो गया, घड़ी हमारी खराब चल रही है। घड़ी में सेल नहीं, बस फैशन के लिए पहन रखी है। सेल तो है, थोड़ा आगे पीछे हो रखी है, माहौल बना हुआ है। चलो भाई, ओके हो गया भाई, यहां तक का पॉइंट एकदम क्लियर है, बढ़िया अच्छे तरीके से क्लियर है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आपके पास, अभी मैं अभी क्वेश्चन नहीं कराऊं, क्वेश्चन कराने को तो अभी हो जाएंगे। हाँ, लेकिन जब आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लासेस में, तब आपको थोड़ा सा अच्छी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि हम लोग अभी तक आईएएस कोडल प्रोविजन पे जाएंगे, तब आपको टॉपिक और बेहतर समझ में आएगा। जब हम धीरे धीरे चीजों को और समझेंगे और सीखेंगे, तब जाके चीजें आपकी अच्छी बनेंगी। अभी यहां तक तो जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया इजी, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे आगे की कहानी, क्योंकि ताकि आप लोग झेल पाओ। और जितना भाई पढ़ा दिया ना, प्लीज उसका रिवीजन जरूर करके आना। हम बहुत स्लो चल रहे हैं इस सब्जेक्ट में, लेकिन डोंट वरी, हम इसको बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे आगे जाके। चलिए भाई, तो आज की क्लास में इतना ही, हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया है। सिंगली रेनफोर्समेंट बीम का डिजाइनिंग, एनालिसिस सब कुछ खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वाली क्लास में जब मैं आऊंगा तो उस क्लास में आपको पहले आईएएस कोडल प्रोविजन सिखाऊंगा, फिर इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाऊंगा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इसी के सिंगली रेनफोर्समेंट बीम के एनालिसिस का न्यूमेरिकल, सिंगली रेनफोर्समेंट बीम के डिजाइनिंग का न्यूमेरिकल, फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे डबली रेनफोर्समेंट बीम। जिसको सिंगली रेनफोर्समेंट बीम समझ में आ गया, ठीक है, एक बच्चा फिर पूछ रहा है क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है। अरे भैया रुक जा, और इतनी ज्यादा इच्छा है बाबू तो किताब तो है ही मार्केट के अंदर, क्वेश्चन देख ले बेटा उठा के, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो यहां तक समझ में आ गया। अभी अभी तो मेरी एक यूट्यूब पे सेशन है, फिर मेरा पेड क्लास है 11 बजे तक, अभी तो धुआंधार क्लास है मेरी। ठीक है, तो एक बच्चा कह रहा है एनर्जी का राज क्या है। एनर्जी का राज है बेटा अपने काम के लिए ईमानदारी, दैट्स इट। अगर आप अपने काम के लिए ईमानदार हो तो एनर्जी की आवश्यकता कभी आपको लगेगा नहीं कि यार एनर्जी भी चाहिए अपने को, एनर्जी हमेशा आपके पास रहेगी। ठीक है, आप अपने काम के लिए ईमानदार रहिए, आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि यार मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे खाना पड़ेगा, ये चाहिए मुझको, वो चाहिए, कुछ नहीं पड़ेगा जरूरत। आप बस मेहनत करिए अपने काम के लिए, फुली फोकस्ड रहिए, डेडिकेटेड रहिए, एनर्जी तो बनी रहेगी। ठीक है सर। ओके, चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल कराऊंगा, अपने पास में कैलकुलेटर्स रखना ताकि आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएं। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक क्वेश्चन ड्रॉप किया है, उसका आंसर भी दीजिए। टेलीग्राम चैनल पे एक क्वेश्चन ड्रॉप किया है, उसका आंसर मुझे मिल जाना चाहिए। सभी बच्चों का एक क्वेश्चन भेजा है, बीएमसी का क्वेश्चन है। ठीक है ना, धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। एफएम कब से शुरू होगा? अरे काफी सारे बैच में हो गया बेटा, जब होगा तब देखा जाएगा।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर। और वो उस क्वेश्चन के आंसर जरूर देना, टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन भेजा है बढ़िया सा, आंसर जरूर दिया करें जिससे कि आपकी नॉलेज एनहांस होती रहे और वहां पे सीखने को भी मिले। चलिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, गुड नाइट।